हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 की। और चैप्टर 1 जो अपने पहले अपलोड किया गया था उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। इसी कारण से मैंने क्या किया, यहाँ पर चैप्टर 2 को आपके लिए सबसे प्रायोरिटी पे रखते हुए यहाँ पर जो प्रेफरेंस दी है मैंने आपको चैप्टर 2 की, उसमें अपन क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर 2 को पूरा जो है अच्छे तरीके से पहले कवर करने वाले हैं। और जो चैप्टर 1 में मैंने बात की थी ट्रिक्स वगैरह वाली वीडियोस की, मतलब चैप्टर 1 को याद रखने से रिलेटेड जो भी निमोनिक्स वगैरह है, तो वो वीडियो जो अपन बाद में आपको अपलोड करके दे देंगे। अगर आपको पहले चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, पर भी जो यहाँ पर काम चालू है, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियो पहले चाहिए तो आप बता सकते हैं हमें, वरना अपन क्या करेंगे, जो चैप्टर से पहले उनको कवर कर दे चलेंगे। फिर जैसे अपने चैप्टर्स हो जाएंगे पूरे, फिर उन ट्रिक्स वाली वीडियोस को जिससे आप इनको याद करोगे, ठीक है, तो वो ट्रिक्स वाली वीडियो फिर उसके बाद जो अपलोड कर दी जाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे अपन आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में अपना जो मेन पर्पज़ है, चैप्टर 2 की अंडरस्टैंडिंग लेना है और चैप्टर 2 के हर एक पॉइंट को जो है डिस्कस करना है। तो हर एक केस स्टडी वगैरह सब डिस्कस की जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले जो चैप्टर 1 इससे पहले अपलोड किया गया है उसको अच्छे तरीके से देखना है आपको, क्योंकि उसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक नॉलेज चाहिए होती है ऑडिट से रिलेटेड, वो मैंने जो अच्छे से क्लियर की हुई है, ठीक है। तो उसको जो जरूर से जाकर रेफर कीजिएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में जहाँ पर आपको उसकी लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, चैप्टर 2 में अपन तो अभी तक अपन ने पढ़ा है जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में अपन ने क्या देखा कि मेन ऑडिटर का जो काम होता है, सबसे पहले ऑडिट की डेफिनेशन देखी थी अपन ने। ऑडिट की डेफिनेशन में जो है ऑडिटर का काम जो है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और फिर उस एग्जामिनेशन के बेसिस पर उसको ओपिनियन देना होता है, ठीक है। अब ये जो एग्जामिनेशन वो कर रहा है, तो इससे मतलब इस स्टेप से पहले जो भी उसको कुछ और स्टेप जो यहाँ पर करनी पड़ती है। मतलब ये जो बात की जा रही है वो ऑडिट को करने से पहले की बात की जा रही है, जो कि आपकी चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस करता है, ठीक है। मतलब आप जो ऑडिट करने जा रहे हो उसको आप कैसे परफॉर्म करोगे, क्या क्या जो है आपको तरीके लगाने हैं, और क्या क्या जो है आप प्री प्लान करके जाओगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर चैप्टर 2 अपने बताता है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के हर एक पॉइंट को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चैप्टर 2 में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले जो चैप्टर 2 है उसमें अपन देखने वाले कि ऑडिट प्लानिंग क्या है। मतलब जब भी आप ऑडिट करने जाते हो उससे पहले जो आपको ऑडिट की प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि आप जो है ऑडिट को बिल्कुल टाइमली मैनर में और अच्छे तरीके से जो यहाँ पर कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। और उसके बेनिफिट्स वगैरह अपन देखने वाले हैं आगे जाके। उसके बाद जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसके एलिमेंट्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, वो एलिमेंट्स अपन जो है प्लानिंग प्रोसेस में कवर करने वाले। आगे अपन ये कहेंगे कि जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, मतलब आपको ऑडिट करनी है उसकी स्ट्रेटेजी वाइज जो है प्लानिंग की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर डिटेल ऑडिट प्लान जो बनाया जाता है उसके बारे में अपन आगे जाकर अंडरस्टैंडिंग लेने। तो कुछ नए ऐसे जो है उससे भी आप रूबरू हो जाएंगे इस वाली वीडियो में। इसके बाद जो अपन बात करेंगे ऑडिट प्रोग्राम की। ऑडिट प्रोग्राम जो है नॉर्मली जो भी आपने ऑडिट प्लानिंग की है और जो भी आपने यहाँ पर ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई है उसको एक तरह से लिखने का काम, मतलब जिस चीज़ में लिखा जाता है तो वो रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम की कैटेगरी में आता है। इसको भी जो है आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो आपको पूरी स्टोरी वाइज इसको समझना है, और इस स्टोरी वाइज जो है यहाँ पर आपके चैप्टर का फॉर्मेट यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके बाद अपन नॉर्मली जो नॉलेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल जो आपको बनाना होता है, जो एसक्यूसी 1 में चैप्टर 1 में भी अपन ने पढ़ा है, वो चीज़ें यहाँ पर और डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये स्पेसिफिक टॉपिक अपन आगे जाकर देखेंगे। और डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क, ये भी अपन आगे जाकर देखने वाले। तो ये पूरा अच्छा सा टॉपिक है जो कि आगे जाकर देखने वाले। और नॉर्मली जो प्रैक्टिकल केस स्टडीज है वो तो अपन कवर करते ही चलते हैं, एग्जाम्पल्स और केस स्टडी भी इस वीडियो में अपन कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के ओवरव्यू को। यहाँ पर जो पहला टॉपिक अपने पास आता है, तो पहले टॉपिक में अपन कवर करते हैं कि ऑडिट की प्लानिंग कैसे की जाती है। देखो, जैसे आपको पता है कि ऑडिट में अपन जो काम करने जाते हैं, मतलब जो ऑडिटर काम करने जाता है उसके पास एक जो यहाँ पर उसके पास लिमिटेड समय रहता है। लिमिटेड समय होने के साथ जो है रिसोर्सेज भी जो यहाँ पर लिमिटेड होते हैं। अब उन रिसोर्सेज को जो है उस लिमिटेड समय में कैसे यूज करना है, इसको जो यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है, तो वो पूरा काम जो यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग करके ही किया जाता है। इसलिए जो है कोई भी काम अगर नॉर्मली आप देखो तो नॉर्मल काम भी यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के तौर पर ही किया जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल अगर अपन लें कि आप जो है कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, तो आप प्रॉपर प्लानिंग करके पहले जाओगे कि कितने दिन आपको बाहर रुकना है और कितने दिन का जो है टूर आपका है, तो उस हिसाब से जो आप अपने होटल्स वगैरह आप बुक करोगे, ठीक है। तो उसी तरह जो ऑडिट की जाती है उसमें भी पहले प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कैसे कैसे ऑडिट करनी है, ठीक है।
कौन कौन इन्वॉल्व होगा उसमें, और प्रॉपर प्लानिंग इस तरह से यहाँ पर की जाती है, जिसमें जो है 2 स्टेप्स अपन को पढ़नी है कि सबसे पहले अपन को क्या एस्टेब्लिश करनी है। सबसे पहले एस्टेब्लिश की जाती है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, और इसका डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा पहले। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होती है। फिर जैसी स्ट्रेटेजी बन जाती है अपने पास, अपन को एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाता है कि अपन को कहाँ कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर उसको अचीव करने के लिए जो अपन डेवलप करते हैं ऑडिट प्लान, ठीक है। नॉर्मली ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए जैसे मान के चलो ये आपका जयपुर है, ठीक है, ये आपका जयपुर है और ये आपका है जोधपुर। देखो यहाँ से जयपुर से अगर आपको जोधपुर जाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये तो पता है कि जयपुर से जोधपुर जाना है, और इसको अपन क्या टर्म देते हैं यहाँ पर, स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी इसको टर्म दे दी। अब इस जयपुर से जोधपुर जाने के लिए जो भी आप स्टेप्स यहाँ पर लोगे, ठीक है, जो भी स्टेप्स लोगे, जो भी बस पकड़ोगे, जो भी यहाँ पर आपको रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह लेना है, तो वो सब जो है अपने आते हैं यहाँ पर ऑडिट प्लान के अंदर। मतलब ये छोटे छोटे स्टेप जो भी ले जा रहे हैं वो अपन कवर करते हैं ऑडिट प्लान के अंदर। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका है कि जहां मेन ऑब्जेक्टिव आपका जाने का है वो तो कहलाता है ऑडिट स्ट्रेटेजी, और उसको यहाँ पर पहुंचने वहां तक पहुंचने के लिए आपने जो जो भी छोटे छोटे काम यहाँ पर किए हैं वो अपने कहला जाते हैं ऑडिट प्लान, ठीक है। तो जब भी अपन प्लानिंग की डेफिनेशन देखते हैं तो प्लानिंग की डेफिनेशन में ये 3 हाईलाइटेड पॉइंट आपको जो है कवर करने होंगे। तो ऑडिट की प्लानिंग में जो है सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट और एफिशिएंट ऑडिट, जो कि टाइमली मैनर में हो जानी चाहिए। मतलब ऑडिट प्लान जब भी किया जाता है तो ऑडिटर को क्या हेल्प मिलती है कि वो ऑडिट को इफेक्टिव मैनर में कर पाए, एफिशिएंट मैनर में कर पाए और टाइमली मैनर में उसको कंप्लीट कर पाए। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर ऑडिट प्लान जो यहाँ पर वो ऑडिटर को हेल्प करती है। और जो प्लान बनाया जाता है ऑडिट के ड्यूरिंग, तो प्लान जो यहाँ पर प्रॉपर जो है नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। मतलब जिसमें नॉलेज किसकी होनी चाहिए, क्लाइंट के बिजनेस की। मतलब जो भी आप चेकिंग करने जा रहे हो, जिसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने जा रहे हो, तो उस क्लाइंट के बिजनेस की जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्लाइंट किस बिजनेस में है, और उसके अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो आप जो उसकी चेकिंग पे जो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे कि किस एरिया में जो अपन को ज़्यादा ध्यान देना है और किस में जो यहाँ पर कम ध्यान देना है। इसमें मिसस्टेटमेंट के चांसेस हो सकते हैं, इसमें मिसस्टेटमेंट के चांसेस नहीं हो सकते, ठीक है। और प्लान जो है आप जो भी प्लान बनाया जा रहा है फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड और नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। मतलब जब भी आप ऑडिट करने जा रहे हो प्लान आपको ऐसा बनाना है कि उसको जो है आप रिवाइज कर सको, अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सको, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो आपको अपने ऑडिट प्लान की डेफिनेशन में जो है जरूर से कवर करना है, ठीक है। पूरे कीवर्ड्स को आपको कैसे याद रखना है, तो पहले पॉइंट में बोला गया कि ऑडिट जो यहाँ पर क्या हेल्प करता है, ऑडिट को इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली मैनर में करने के लिए, ठीक है। तो ईईटी आप इसको बोल दोगे, और ईईटी बोलने के बाद अगर इसके आगे आप प्लान लगा दोगे तो ये हो जाता है अपने पास प्लानिट। तो इसको याद रखने के लिए आप प्लानिट याद रख सकते हो, प्लान ईईटी, ठीक है, इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली मैनर। इसके बाद जो है उसका जो प्लान बनाया जा रहा है वो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए क्लाइंट के बिजनेस का, और जो अभी आप प्लान बना रहे हो उसमें जो है आप पर फर्दर डेवलपमेंट किया जा सके, मॉडिफिकेशन किया जा सके, यानी कि उसको रिवाइज किया जा सके, ऐसा प्लान आपको बना। इस तरह से अपन ने जो बेसिक ओवरव्यू होता है प्लानिंग की डेफिनेशन, उसमें क्या क्या पॉइंट्स अपन कवर करते हैं वो अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए जो नॉर्मल अपन ने चैप्टर 1 में भी स्टार्टिंग में देखा कि एक जो यहाँ पर ओवरव्यू दे रखा था जिसमें जो एक केस स्टडी की बात की हुई, वैसे यहाँ पर भी केस स्टडी की बात की हुई है जिसमें एक समीर नाम का व्यक्ति है, ठीक है। उसने जो यहाँ पर जो बेसिक नेचर ऑफ ऑडिटिंग है जो कि चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ा है उसके बारे में जो उसको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, मतलब वो पूरा अच्छे तरीके से समझ चुका है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है। तो आपको चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है, एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, ठीक है। तो इस तरह का एक ओपिनियन एक ऑडिटर को अपना देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और वो बोल रहा है आगे कि ही कुड इजीली विजुअलाइज कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो ऑडिट है उसको जो यहाँ पर मैथडोलॉजिकली यहाँ पर परफॉर्म किया जाना आवश्यक है, ठीक है। और ऑडिट जो किया जाता है वो एक लॉजिकल प्रोसेस है जो कि केवल ऑडिटर ही कर सकता है, और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अब सिस्टमेटिक कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडिट से पहले उसको प्लान बनाना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ता है। इस तरह से ये पूरा सिस्टम वाइज ही जो है हर एक स्टेप जो यहाँ पर चलता है जिससे अपन पूरी ऑडिट को जो है परफॉर्म करते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। तो इस तरह से ऑडिट क्या है, एक लॉजिकल प्रोसेस है और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये जो यहाँ पर जो समीर है उसको समझ में आ चुका है। आगे बोला जा रहा है कि प्लानिंग जो है हेल्प्स करती है वन बनाने के ऑडिटर को टू अचीव डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव। मतलब जो ऑडिटर चाहता है जिस काम के लिए वो यहाँ पर गया है उसको जो यहाँ पर अचीव कर पाए, ये जो है मेन प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए आगे बोला गया बी साइड
ही वॉज प्रीटी श्योर दैट देयर मस्ट बी टाइम, जो टाइम लाइन्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर टाइम में जो यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ता है ऑडिट। ऑडिटर के पास ऐसे बहुत सारा टाइम नहीं होता कि वो जो यहाँ पर ऑडिट करता ही जाए ठीक है। तो एक लिमिटेड टाइम उसके पास होता है, उसमें उसको ऑडिट करनी होती है। आगे बोला गया इन विच ऑडिट वर टू बी कंप्लीट फॉर डिफरेंट मतलब अलग अलग एंटिटीज़ के हिसाब से टाइम यहाँ पर बताया गया। और उसको रिमेंबर मतलब वो उसको याद है कि हिज फादर हैज़ हेल्ड फ्यू शेयर्स ऑफ सम ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज अगर आपको पता होगा कि जो अच्छा रिटर्न देती है वो कंपनीज यहाँ पर ब्लू चिप कंपनीज की कैटेगरी में। और ही वॉज एबल टू रिकॉल दैट जो नोटिस है एजीएम का, वो जो कंपनीज भेजती है यूज टू बी डिलीवर एट देयर एंसेस्ट्रल होम इन राजकोट और दोज ऑल्सो रिलेटेड टू कंसिडर एंड अडोप्शन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट। मतलब जो पहले उनका एंसेस्ट्रल होम है वहाँ पर भी जो है एनुअल जर्नल मीटिंग से रिलेटेड जो है नोटिस आते थे और उसमें जो है बात की जाती थी किसकी, अडोप्शन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स। ठीक है, तो उनको कंसिडर यहाँ पर किया जाता था जो कि उनका जो एंसेस्ट्रल होम है वहाँ पर। ठीक है, तो उसने कुछ नोट्स वगैरह देखे होंगे, नोटिस वगैरह देखे होंगे एजीएम के, जिसमें ये बात उसने देखी है। आगे बोला गया ही हैड रीजनेबली कंक्लूड दैट ऑडिट वर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म ऑन टाइमली मैनर। ऑडिट को जो है टाइमली मैनर में परफॉर्म किया जाना चाहिए और होल ऑडिट प्रोसेस देयरफॉर मस्ट बी प्रॉपरली प्लान, जो कि अभी अपन ने देखा है प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। और जो है उसमें एंश्योरिटी होनी चाहिए इफेक्टिवनेस की। और इफेक्टिवनेस एफिशिएंट ये क्या होता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और वो बोला है कि ही वॉज क्यूरियस टू लर्न अबाउट हाउ प्लानिंग फॉर द ऑडिट इज अंडरटेकन। ठीक है, आगे अपन देखने वाले कि कैसे प्लानिंग वगैरह की जाती है, तो उसी के बारे में जो है जानने को ये उत्सुक है कि कैसे प्लानिंग की जाती है। तो आगे अपन जो अच्छे से एक एक एलिमेंट को जो यहाँ पर देखने वाले हैं प्लानिंग के। और व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग लाइकली मैटर्स टू बी इंक्लूड देयर इन, मतलब कौन कौन से मैटर्स है, कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स है वो जानना चाहता है। और ही वॉज अवेयर अबाउट द सीए स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर अंडरगोइंग आर्टिकल ट्रेनिंग में है, जो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि अपन आर्टिकल्स जो होते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी गोइंग फॉर ऑडिट वर्क। कुछ जो स्टूडेंट्स है उन्होंने हो सकता है इंटर क्लियर कर लिए और वो जो यहाँ पर ऑडिट के लिए जो है आर्टिकल्स के रूप में जो है ऑडिट करने भी जाते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ की एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आप भी करने जाओगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ऑडिट आप करने जाओगे। आगे बोला गया थॉट ऑफ कम टू हिज माइंड, मतलब उसके माइंड में एक थॉट आए कि हाउ टू स्टूडेंट्स हु हैव फ्रेशली जॉइंड देयर आर्टिकल्स कैरी आउट ऑडिट वर्क। मतलब कैसे जो फ्रेश जॉइंट आर्टिकल्स है वो अपना ऑडिट का वर्क करते हैं। देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म, कुछ मैकेनिज्म होगा। सम शॉर्ट ऑफ द डिटेल्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे उसमें। व्हाट इज नो, मतलब जो उसको क्या नाम से जाना जाता है। और ही इंक्विजिटिव माइंड वॉज कंसिस्टेंटली एंगेज इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। मतलब इस तरह के क्वेश्चन से उसका जो है अभी दिमाग भरा हुआ है। और वो जो है एंसिशियस, मतलब जानने को उत्सुक है कि क्या होता है ऑडिट प्लान में। और कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जो है लाइट ऑफ द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आ जाती है तो उसको जो कैसे हैंडल किया जाता है, और जो कि उनको पहले से पता नहीं थी। जो प्लानिंग की जाती है उसमें अगर उसको वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है जो उन्होंने प्लानिंग में कवर नहीं की है, तो उस तरह से जो है आप कैसे जो ऑडिट प्लान को फ्लेक्सिबल मानते हो, उसमें चेंज कर सकते हो या नहीं, वो चीज़ जो है यहाँ पर ये पुट ऑन कर रहा है। बोला गया कि क्या जो ऑडिट की जा रही है यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन राइटिंग में होनी चाहिए ऑडिटर में। इस तरह के जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए जा रहे हैं समीर के द्वारा। तो आगे जाकर इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है एक एक टॉपिक से अपन क्लियर करने वाला है समीर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपने पास ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो ऑडिट प्लान किया जाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ऑडिट की जानी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की, जो कि अपने डील करता है ऐसे 300 से। ऐसे 300 बोलता है कि प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डील विद द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये जो है एक तरह से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है कि जो ऑडिट प्लान बनाया जाता है वो किसकी जिम्मेदारी होती है। ऑडिट प्लान बनाने की जिम्मेदारी एक ऑडिटर की होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जब भी वो ऑडिट करने जा रहा है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बना कर जाए। और इट स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल परफॉर्म एन इफेक्टिव मैनर। अब देखिए इफेक्टिव और एफिशिएंट, मैंने जो दो टर्म्स आपसे बात की थी, तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखने वाले इफेक्टिव क्या होता है। तो अपन ने जो है ऑडिट की प्लानिंग के डेफिनेशन में भी कवर किया था कि ऑडिट जो है ईईटी में होना चाहिए। ईईटी मतलब इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली मैनर में। ठीक है, उसको याद रखने के लिए अपन प्लानिट करके उसको ट्रिक बनाए थे। ठीक है, इफेक्टिव क्या होता है कि जो चीज़ अपन करने वाले हैं उस काम को अपन को करना है, परफॉर्म करना है, और उस
मतलब उसके अलावा दूसरा काम नहीं करना है, केवल उसी काम को परफॉर्म करने के लिए जो जो चीज़ें की जानी है उस टास्क को जो है अपन जो है बोलते हैं इफेक्टिव मैनर में काम करना। और एफिशिएंट वो होता है कम समय में अच्छे से काम करना। कम समय मतलब ऑडिट के पास लिमिटेड टाइम, ऑडिटर के पास लिमिटेड टाइम रहता है और उस टाइम में उसको जो है अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम को देखते हुए जो उसको ऑडिट प्लान बनाना पड़ता है। यानी कि एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि कम चीज़ों में ज़्यादा आउटपुट देना, कम समय में या फिर कम रिसोर्सेज के साथ जो है उसको ज़्यादा आउटपुट देना, तो उसको कहता है अपन ऑप्टिमम वे में काम करना। ठीक है, तो एफिशिएंट का वर्ड मतलब होता है यहाँ पर फास्टेस्ट और लेस्ट एक्सपेंसिव वे में काम करना, जिसका मतलब होता है अपने पास एफिशिएंट। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका है, जो कि अपन ने यहाँ पर भी कवर किया था कि ऑडिटर को ऐसे प्लान करना चाहिए कि इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली मैनर में काम हो जाए। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि इफेक्टिव मैनर में काम करने के लिए ऑडिटर को प्लानिंग करनी चाहिए। और ये किस ऐसे से डील करते हैं अपने पास ये काम, ऐसे 300 अपन को बताते हैं कि प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब जो अपन ने देखा अभी तक कि ऑडिट जो है प्लान करके किया जाता है, तो क्या हो अगर एक ऑडिटर जो है यहाँ पर बिना प्लान करे ऑडिट को कर ले, और अगर आप प्लानिंग करके ऑडिट करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस वाले टॉपिक में हम उस चीज़ को अपन कवर करने वाले। तो नॉर्मली अगर आपने एक कहावत सुनी होगी, कोई भी चीज़ अगर बिना प्लान के की जाती है तो उस रिलेशन में एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब आप कोई काम करते हो रहे हो पर उसका जो है रिजल्ट क्या आ रहा है वो आपको मतलब जो है पता नहीं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा जो यहाँ पर एक तरह से वो वेस्ट है, एक तरह से कोई भी उसका सेंस यहाँ पर नहीं निकल रहा है। सेम है कि आप ऑडिट करने जा रहे हो और उसका आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया है कि किस टाइम पे किस चीज़ को आपको परफॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो जो ऑडिट आप करने जा रहे हो वो एक तरह से वेस्ट है। आपको क्या करना है, आप तो ऐसे चाय पी के आ जाओगे। तो इसलिए ऑडिटर क्या करता है, एक टाइमलाइन बनाता है, उसमें वो डिसाइड करता है कि कौन सा काम उसको कब परफॉर्म करना पड़ता है, तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। और यहाँ पर उसी के बेनिफिट बताए हुए कि एक प्रॉपर प्लानिंग करने से जो है ऑडिटर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी को एक एक करके अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मल नॉर्मल अपन ने देखा है, नॉर्मल बेनिफिट क्या होता है, ऑडिट जो है इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली मैनर में हो जाती है। ये तो हो जाता है अपने नॉर्मल बेनिफिट, जो कि अपन ने डेफिनेशन में भी कवर किया, और इसको इस पर कई बार एमसीक्यू भी बन जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है, प्लान जो आपने पढ़ा है, प्लान वाला टॉपिक, उसके आगे सिर्फ आपको ईटी लगाना है, जिसको आप प्लानिट यानी कि प्लानिट यानी आपको पता हो प्लानिट क्या होता है, तो प्लानिट जो है यहाँ पर उससे आप याद रख लो कि प्लानिट ईईटी, इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली मैनर में ऑडिट को करना। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको लिखना ही है अपनी डेफिनेशन में जो कवर होता है। अब अपन देखते हैं एक पॉइंट कि जो ऑडिट है अगर उसको आप प्लान करके करते हो तो एडिक्वेट प्लानिंग अगर की गई है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप चेक करने जा रहे हो तो उसकी अगर प्रॉपर प्लानिंग की गई है तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है, वो एक एक पॉइंट अब अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है कि हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन ऑन इम्पोर्टेंट एरियाज। मतलब अगर आप ऑडिट का प्लान करके जाते हो, पहले से प्लानिंग करके जाते हो, और आपको पता है कि जो अपन ने देखा था कि अपन को प्रॉपर नॉलेज लेना है किसकी, क्लाइंट के बिजनेस की, तो अगर आपको पता है कि क्लाइंट का बिजनेस कैसा है तो आप पता लगा पाओगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पर जो है गलती हो सकती है, गलत वो काम कर सकता है, तो उन इंपॉर्टेंट एरिया पर आप जो है पहले से ही अटेंशन दोगे कि इस चीज़ को अच्छे से चेक करना ऑडिटर्स। ठीक है, अपने क्लाइंट्स सॉरी अपने आर्टिकल्स को ये आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट अटेंशन तो इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है अगर आप प्रॉपरली प्लान करके जाते हो ऑडिटिंग को। और प्रॉपरली प्लानिंग क्या हेल्प करती है आपको, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन टाइमली बेसिस। मतलब जो आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, अभी जो आपने पढ़ा होगा ऑडिट में भी आपने पढ़ा होगा, आपने एएस में भी पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे यहाँ पर इफेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसका जो हो तो करंट ईयर में रहे पर उसको इफेक्ट आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को भी आप टाइमली बेसिस पर रिजॉल्व कर पाओगे एक प्लानिंग के थ्रू। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट पे अपन देखेंगे कि ऑडिट जो ऑडिट किया जा रहा है प्रॉपरली प्लान वे से, तो वो कैसे हेल्प करता है। तो ऑडिट जो यहाँ पर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज तरीके से जो ऑडिट एंगेजमेंट है जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं वो इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली मैनर से कंप्लीट हो पाती है। ऑर्गेनाइज वे से हो सकती है और प्रॉपरली इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में वो ऑडिट जो है आसानी से की जा सकती है अगर आप उसको प्लान करके जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट अभी तक अपन ने देखे जो कि हेल्पिंग वाले पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग ऑडिटर टू वो इंपॉर्टेंट एरियाज पर ध्यान दे पाएगा और पोटेंशियल प्रॉब्लम जो कि आगे आ सकती है वो भी वो जो है आइडेंटिफाई कर पाएगा, उसको अच्छे से रिजॉल्व कर पाएगा। थर्ड पॉइंट की ऑडिट जो यहाँ पर वो परफॉर्म कर पाएगा इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली मैनर से। के बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो डील करता है असिस्टिंग द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। देखिए जो ऑडिट की जाती है, ऑडिट जो की जानी है आपके द्वारा, एक ऑडिटर करता है, वो अकेला पूरा काम जो है ऑडिट का वो नहीं करता है। आपको पता होगा कि कुछ आर्टिकल जो है वो अपॉइंट करता है अपने अंडर,
वो जो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको एडिशनल यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि कुछ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स और कुछ एक्सपर्ट्स भी जो यहाँ पर एक ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है अपनी ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, एक्सपर्ट जो कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं उस स्पेसिफिक फील्ड में जिससे रिलेटेड जो ऑडिटर उसको अपॉइंट कर रहा है। तो अगर उसको स्पेसिफिक नॉलेज है तो वो जो इंपॉर्टेंट एरियाज यहाँ पर बता पाएगा एक ऑडिटर को। और एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का क्या काम में होता है, जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ऑडिटर को। ठीक है, ऑडिट जो है अकेले नहीं की जाती है, ऑडिट के साथ जो आर्टिकल्स भी होते हैं, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स भी होते हैं, साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो कि ऑडिट परफॉर्म करने में जो है यहाँ पर हेल्प कर। तो एक प्रॉपर प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो वो असिस्ट करती है सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज़, मतलब किसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करता है कि जिस एरिया में रिस्क ज़्यादा है उसको ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले लोग हैंडल करेंगे, जिस एरिया में कम रिस्क है उसको कम लोग वाले यहाँ पर, जो कम, जिनको ज़्यादा नॉलेज है वो वाले लोग यहाँ पर हैंडल करेंगे। इस तरह से वो सिलेक्शन करने में जो यहाँ पर उसको असिस्ट करती है, असिस्ट यानी एक तरह से गाइड करती है। ठीक है, फिफ्थ वाले पॉइंट पे आप देखेंगे फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजिंग ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। मतलब अभी जो अपन ने देखा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ऑडिट अकेले नहीं की जाती है, कुछ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स भी होते हैं, तो उनको जो है डायरेक्शन, सुपरविजन और उनके काम को जो है ओवरव्यू करने का भी जो है काम प्लानिंग जो एक तरह से उनको हेल्प करती है। सिक्स पॉइंट अपन देखेंगे असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर ऑडिटर्स और या फिर एक्सपर्ट्स। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि ऑडिट में कौन कौन यहाँ पर होता है, खुद ऑडिटर भी होता है, ठीक है, और उसके अलावा कौन कौन होते हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं और एक्सपर्ट्स भी होते हैं। एक्सपर्ट्स के अलावा जो है अदर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये तीन, जो अगर आप तीन जने यहाँ पर याद रख लेते हो, आर्टिकल्स वगैरह, एक्सपर्ट्स वगैरह, अदर्स वगैरह, तो इससे रिलेटेड जो है पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट से रिलेटेड ये वाला पॉइंट बन गया, एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड ये वाला पॉइंट बन गया। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, तो उसको याद रखने के लिए जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल प्रोवाइड किया, देखिए साइड में अगर अपन जाएंगे तो इस क्रिकेट मैच वाले एग्जांपल से जो आप अपने इस वाले जो ऑडिटर वाला पॉइंट देखा अभी अपने ने, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो उस वाले पॉइंट को आप अच्छे से याद रख सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो ऑडिट की जाती है वो क्या करती है, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उस पर ध्यान रखने के लिए जो अपन को गाइड करती है, एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करती है। तो वैसे ही जो जैसे आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कमजोरी पर काम करते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज देखते हैं कि किस एरिया में उसको खेलने में जो यहाँ पर मुश्किल हो रही है, तो उस एरिया को जो यहाँ पर वो आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। तो वही चीज़ यहाँ पर कि जो रेड एरिया है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज है कि जहाँ से वो खेल नहीं सकते अच्छे से, उनको अच्छे से प्रैक्टिस के दौरान मजबूत करते हैं। सेकंड, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व, मतलब अगर उन्होंने जो है वो एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है तो अगले मैच से पहले, यानी कि आने वाला जो मैच होने वाला है उससे पहले जो है उस कमजोरी को जो है अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइडेंटिफाई क्या कर लिया उन्होंने, आइडेंटिफाई कर लिए पोटेंशियल प्रॉब्लम जो कि आगे हो सकती है, अगले मैच में हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और रिजॉल्व कर लेंगे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट की जो मिनिमम बॉल्स है उस पर मैक्सिमम उनको छक्के लगाने हैं अपने मैच के दौरान। ठीक है, हर एक प्लेयर ये चाहता है कि कम बॉलों में वो ज़्यादा से ज़्यादा चौके छक्के मार सके, उसको बोलते हैं यहाँ पर इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम करना। तो वही सेम जो थर्ड पॉइंट अपन ने देखा था कि ऑडिट ऐसे करो कि प्लानिंग जो हेल्प करती है वो अपन को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम करने को यहाँ पर हेल्प करती है। तो सेम यही अपन देखेंगे कि इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करो प्लानिंग, ताकि एंगेजमेंट टीम है जो उन्होंने एक्सेप्ट किए वो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में हो पाए। इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट अपन ने देखा है कि सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। तो जैसे भी यहाँ पर क्रिकेट मैच की बात करें तो क्रिकेट मैच को जो यहाँ पर खेलने से पहले जो प्ले 11 डिसाइड होती है कि कौन कौन जो यहाँ पर खेल लेगा। तो प्ले 11 में अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं जो भी यहाँ पर प्लेयर्स खेलने वाले हैं। तो उसी तरह आप इसको रिलेट कर सकते हो उस वाले पॉइंट से, जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं उस वाले पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो कैप्टन होता है यहाँ पर वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है वर्क का, जो कि फिफ्थ पॉइंट पे मैंने देखा है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क किया जाता है प्लानिंग के दौरान। और इसके बाद जो यहाँ पर जो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू किया जाता है किसके द्वारा, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के वर्क को। और ये अगर आपको पता होगा रवि शास्त्री, ठीक है, सॉरी राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ जो है अपने जो पवेलियन है वहाँ से जाकर, जो जहाँ से भी दर्शक वगैरह देखते हैं वहाँ से जाकर देख रहे हैं कि इसने क्या शॉट मारा है, और उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करते हैं उनके वर्क का, और उसके अकॉर्डिंग वो आगे जाके उनको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 6 पॉइंट आप कवर कर सकते हो इस मैच के वाले एग्जाम्पल को याद रख के।
तो इन बेनिफिट्स का एक बार मैं आपको क्विक ओवरव्यू देना चाहूँ। देखिए इंपॉर्टेंट एरियाज़ पर वो अटेंशन दे पाएगा, जैसे अपन ने देखा था कि कोहली यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान जो यहाँ पर अपने रेड अलर्ट एरिया पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व कर पाएंगे पोटेंशियल प्रॉब्लम, कि आने वाले मैच से पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पहले से रिजॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो अपन ने थर्ड देखा कि उनको ज़्यादा कम बॉलों पे जो ज़्यादा चौके छक्के मारने हैं, तो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में अगर काम करना है, प्रॉपरली प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। फोर्थ अपन ने देखा है कि जो प्ले 11 डिसाइड होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें प्लेयर्स का सिलेक्शन किया जाता है, और यहाँ पर वो क्या करेगा, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। फिफ्थ में अपन ने देखा है, फिफ्थ वाला ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कि वो जो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क किया जाता है कैप्टन के द्वारा। वो देखता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे जमाना है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क यहाँ पर ग्राउंड में ध्यान देता है। और फिर इसके बाद जो राहुल द्रविड़ है, वो यहाँ पर डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ रिव्यू कराता है अपनी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का, और रिव्यू कराता है उनके वर्क की, कैसा शॉट मारा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने उस वाले एग्जाम्पल से, ठीक है, आपको समझ में भी आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। के बाद जो यहाँ पर दे रखा है आपको बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग का, जो यहाँ पर एक तरह से ओवरव्यू दे रखा है, जो कि अपन मैं आपको जो एडवाइस करूँगा, जो अपन एग्जाम्पल देखा उसके थ्रू आप याद रखें। और ये पॉइंट जो यहाँ पर स्पेशली जो हाईलाइट किए गए हैं, यानी कि एक तरह से कीवर्ड्स है, जिनको आपको लिखना है अपने पॉइंट्स में जरूर से जरूर, ठीक है। इसके बाद जो अपना पॉइंट आता है निकल कर, नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग अपन को क्या बताता है, तो जैसे आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति का नेचर कैसा है, कई बोलते हैं यहाँ पर कि इसका नेचर जो है थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का है, ठीक है। इसी तरह से जो ऑडिट प्लानिंग का नेचर है, वो किस टाइप का यहाँ पर ऑडिट प्लानिंग है, ठीक है, किस नेचर की ऑडिट प्लानिंग, वो अपन देखने वाले। ऑडिट प्लानिंग जो है एक कंटिन्यूस नेचर की है और इटरेटिव प्रोसेस है। कंटिन्यूस और इटरेटिव का मतलब, कंटिन्यूस तो आप जान चुके कि लगातार, जो यहाँ पर कभी रुकती नहीं है, ठीक है। और इटरेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कभी खत्म नहीं होने वाली, यानी कि लगातार लगातार चढ़ने वाली, पर कभी नहीं रुकने वाली, कभी नहीं रुकने वाली। तो इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है और कभी नहीं रुकने वाली प्रोसेस है, जो कि एक ऑडिट का नेचर होता है, ठीक है। तो आगे अपन देखेंगे, देखिए कि प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। जैसे कि अपन ने देखा है कि ऑडिट जो है 3 फेज में वैसे बांटी जाती है, 3 फेज वैसे और भी बांट सकते हैं अपन। एक तो ऑडिट से पहले क्या किया जाता है, ड्यूरिंग द ऑडिट क्या किया जाता है, और ऑडिट हो जाती है, फिर उसके बाद जो है आफ्टर द ऑडिट आपको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 फेज वगैरह अपन मान के चलते हैं, ऐसे नॉर्मल अजम्पशन अपन लेके चलते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए वाला, कि मान के चलो ये 3 फेज है, ठीक है। प्री फेज होता है, ड्यूरिंग द ऑडिट वाला फेज होता है, और एक आफ्टर द ऑडिट वाला फेज होता है। ऑडिट जो है इसी फेज का जो है पार्ट होता है, वो उससे अलग नहीं होता, डिस्क्रीट नहीं होता है। ये जो 3 फेज है ऑडिट का ही पार्ट होता है यहाँ पर प्लानिंग करना, ठीक है, जो अपन प्री स्टेज में जो है कंप्लीट कर लेते हैं, ऑडिट करने से पहले अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोले गए ऑडिट प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट बट रेदर अ कंटिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस और ऑफ्टन देन बिगिन शॉर्टली आफ्टर और कनेक्शन विद द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट। और कंटिन्यू मतलब सीधे सी लाइन जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, एक तरह से समराइज में कर दूँ आपको, कि ऑडिट जो है यहाँ पर वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मान के चलो यहाँ पर आप 20-21 की जो ऑडिट करने जा रहे हो, 20-21 की ऑडिट आपने कर ली, ठीक है, इसके लिए आपने प्लान बनाया, तो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। पर जब यहाँ पर 21-22 की ऑडिट करने जाओगे, तो उसके लिए भी जो यहाँ पर ऑडिटर को प्लान बनाना पड़ेगा। अब चाहे से वो ऑडिटर पहले ए था, अब बी हो, इससे मैटर नहीं करता। मैटर यहाँ पर करता है ऑडिट प्लान क्या हर साल बन रहा है उस एंटिटी का। हाँ, ये हर साल बन रहा है। ये 21 की ऑडिट की थी, जब भी यहाँ पर ऑडिट प्लान बना के ऑडिट की गई थी, 21-22 की ऑडिट करने जा रहे हैं, तब भी चाहे से ऑडिटर कोई सा भी, ए हो चाहे से बी हो, राम हो श्याम हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो एंटिटी है उसकी तो प्लानिंग की जा रही है ना हर बार ऑडिट की, जब भी उसका ऑडिट किया जाए। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि 20-21 की अपन ने ऑडिट की, तब भी अपन ने प्लान बना के ऑडिट किया है एक ऑडिटर ने। 21-22 की भी सेम है, और अगर 22-23 की यहाँ पर होने वाली है, तो 22-23 को भी जो यहाँ पर प्रॉपर्ली प्लान करके यहाँ पर ऑडिट की जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से कंटिन्यूस और इटरेटिव प्रोसेस है, और ऑडिट की जा रही है यहाँ पर, उसमें अपन हर साल जो है यहाँ पर ऑडिट का जो है प्लान प्रिपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑडिट की जाती है। और डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बोला गया है कि एक एग्जांपल देके आपको बताया हुआ है, और यहाँ पर जो इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया, नॉर्मली बोला गया कि टाइम को आपको कंसिडर करना है, कुछ एक्टिविटी जो है टाइम से आपको करनी पड़ती है, ठीक है। अब आगे बोला गया एग्जाम्पल देखिए, प्लानिंग इंक्लूड नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिट आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट। तो ये जो इसने बात की है, ये पूरा एक एस से रिलेटेड कर, मतलब एस है, एक एस है, उससे रिलेटेड पूरी ये बात यहाँ पर की गई है। तो वैसे तो इसका डिटेल डिस्कशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो फिर भी मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूँ, ऐसे 315 जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी ऑडिट जब भी आपको की जानी है, तो उसमें अपन सबसे पहले जो प्रोसेस करने वाले हैं, एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिटेल से अपन नहीं देंगे। कि सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट उस ऑडिट से पहले आपको करनी पड़ती है, फिर अगर उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है,
तो अपन जो है आगे जाकर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपनाते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर बाइफरकेशन आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करो, फिर भी काम नहीं बनता है तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना है। अब देखिए, जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है तो उससे पहले उसको रिस्क असेसमेंट करनी पड़ती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके लिए जो उसको क्या क्या करना पड़ता है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब जो रिस्क असेसमेंट वाला पॉइंट देखा है अपन ने, इसको रिस्क असेसमेंट करना है तो उसके लिए जो उसको एनालिटिकल प्रोसीजर जो है अप्लाई करने पड़ेंगे। ये एनालिटिकल प्रोसीजर अलग से चैप्टर दिया हुआ है, उसको वहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मल अगर वे में अगर मैं आप समझाना चाहूँ कि एनालिटिकल प्रोसीजर है वो क्या होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब, ठीक है, जिसको एपीवी अपन बोलते हैं, इसका मतलब होता है जो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर जो अपन उसका यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं कि इस ईयर में ये डाटा है, मतलब 20-21 का अगर ये डाटा है तो उसके बेसिस पर जो अपन रिलेशन देख रहे हैं उसके हिसाब से जो है 23-24 का जो है डेटा क्या होना चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो वो जो यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर के माध्यम से अपन करते हैं, ठीक है। तो इतना नॉर्मल सा ओवरव्यू आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ डिटेल में आपको अभी नहीं पढ़ना है, एक अलग से चैप्टर है, उसको अपन वहाँ पर जाकर डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। आगे बोला गया है ऑब्टेनिंग अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि एप्लीकेबल है एंटिटी पर, एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दिस फ्रेमवर्क। तो देखिए, नॉर्मली जो हर एक रेगुलेटरी कंपनी है, चाहे से कोई भी एंटिटी होती है, उस पर कुछ जो यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल होते हैं। लीगल फ्रेमवर्क मतलब जिसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करने जा रहे हैं, काम करेगी, ठीक है। जैसे कि अपन अकाउंट्स में देखते हैं एप्लीकेबल एफआरए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं, वैसे जो है कुछ अलग अलग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं जिसके हिसाब से कंपनी को अपना रिपोर्टिंग वगैरह का प्रोसीजर यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी बिफोर द ऑडिट और रिस्क असेसमेंट करने से पहले, ठीक है। और फिर थर्ड अपन क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे मटेरियलिटी। अब मटेरियलिटी अगर हर एक जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मैं डाल रहा हूँ वीडियोस, अगर आप हर एक वीडियो को देखते हुए आ रहे हो तो मटेरियलिटी अपन ने AS1 में भी कवर किया है। मटीरियलिटी किस में कवर किया, AS1 में। जो अपन ने देखे थे कंसिडरेशन जो अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड आपको करने पड़ते हैं, उसमें अपन ने 3 चीज़ें देखी थी, MPS, ठीक है। तो वो मटीरियलिटी एम वाला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि मटीरियलिटी डिफाइन करनी है आपको, जिसमें ये सेट किया जाता है कि कितना अमाउंट आपके लिए मटीरियल है, कितना अमाउंट आपके लिए मटीरियल नहीं है। फिर फोर्थ अपन देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपर्ट अपन को इंक्लूड करना है, और एक्सपर्ट तो आपको पता है कि क्यों यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक नॉलेज अपन को ज़्यादा चाहिए उस मतलब स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, तो एक्सपर्ट्स को जो पर अपन इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पर ऑडिट के प्रोसेस में। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर बोला गया है द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अभी अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया, जो बाइफरकेशन मैंने किया था सबसे पहले कि सबसे पहले आपको असेस करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मेंटल स्टेटमेंट, फिर जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है वो आपको करने पड़ेंगे। तो वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नाम यहाँ पर अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या क्या पॉइंट देखे अपन ने वो एक बार मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर जो यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सेकंड अपन ने क्या देखा कि जो एंटिटी है, एंटिटी का जो है अपन को लीगल फ्रेमवर्क देखना है, ठीक है, फ्रेमवर्क देखो। फिर थर्ड आपको डिटरमाइन करनी है मटेरियलिटी। फिर फोर्थ में यहाँ पर अपन देखेंगे अपन को कोई एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करना है अपने जो भी अपन ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें एक्सपर्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है, तो एक्सपर्ट्स का इंक्लूजन देख लेंगे। फिर फिफ्थ में अपन देखेंगे अदर ऑडिट प्रोसीजर, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपन को करना है नहीं करना, वो चीज़ अपन यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं प्री ऑडिट में, मतलब ऑडिट रिस्क असेसमेंट करने से पहले ऑडिट के टाइम पर ये चीज़ आपको प्लानिंग में इंक्लूड करनी पड़ती है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए, देयरफॉर प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ मैटर्स सच एज ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, जो भी ऊपर वाले पॉइंट में देखा है। कंसिडर फॉर एग्जांपल जो टेलीकॉम कंपनीज है वो क्या करती है, वो ट्राई वाले जो यहाँ पर ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम कंपनीज होती है इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्टिंग वगैरह को पूरी करती है। और बात करें अगर आरबीआई जो भी बैंकिंग कंपनीज होती है, एनबीएफसी, बीएफसी, आपको पता होगा बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो इस तरह की जो कंपनीज होती है उसको जो यहाँ पर आरबीआई के अकॉर्डिंग, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है उसके अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टिंग करनी होती है। तो वो होते हैं इनके लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर कंसिडर करनी होती है। और प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कौन सी मटेरियल आपके लिए कौन सी नहीं है, एक्सपर्ट का इंक्लूजन आपको करना है नहीं करना, और एक्सपर्ट का इंक्लूजन किस बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो बिजनेस है वो उसका नेचर कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है, तभी जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का इंक्लूजन होता है अपने ऑडिट के प्रोसेस में। फिर अपन जो है क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएंगे जिसको अपन
फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ने देख लिया। देखिए तो ये पॉइंट है, इसी को आगे जाकर पैराग्राफ वाइज डिटेल से बताया हुआ है। तो सेम बात इधर की गई है को जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि अकेला ऑडिटर ही जो यहाँ पर ऑडिट करने नहीं जाता है, कुछ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की भी उसको जो ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी जो है मेंबर्स की जो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर प्लानिंग ऑफ ऑडिट में, मतलब उनके भी जो एक्सपीरियंस लिए जाते हैं, उनसे भी जो यहाँ पर बातचीत की जाती है जब भी यहाँ पर ऑडिट की प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो एंगेजमेंट पार्टनर्स उसके साथ जो है अदर की मेंबर्स होते हैं एंगेजमेंट टीम में, और जो यहाँ पर साथ में मिलकर प्लानिंग करते हैं ऑडिट की। ठीक है, ऑडिट की प्लानिंग अकेले ही नहीं की जाती, ये आपको पता चल चुका है। अभी आगे आप देखेंगे आप कि ये प्लानिंग जो इंक्लूडेड होती है उसमें अपन हर एक व्यक्ति को जो यहाँ पर जो अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर का पार्ट है उसको डिस्कशन के लिए जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। और साथ ही अगर अपन को लगता है कि ऐसे स्पेसिफिक फील्ड है जहाँ पर उन एंगेजमेंट पार्टनर्स या फिर उस ऑडिटर को जो यहाँ पर नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर जो है अपन एक्सपीरियंस एक व्यक्ति को जो यहाँ पर खोजते हैं जिसको अपन एक्सपर्ट्स का नाम देखते हैं, और उस एक्सपर्ट्स की जो यहाँ पर मदद ली जाती है ऑडिट को करने में। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल चुका होगा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स कौन कौन होते हैं और वो क्यों इंक्लूड किए जाते हैं ऑडिटर के साथ में, यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर के साथ में। अब देखिए डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट, मतलब जो एंटिटी जिसकी आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो जब भी आप प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग में क्या क्या चीजें आप चेक करने वाले हो, तो वो चीजें यहाँ पर आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ही चीज़ें जो आप चेक करने वाले हो हर एक चीज़ जो यहाँ पर प्लानिंग की वो मैनेजमेंट को आपको बताओ, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे आपकी जो इफेक्टिवनेस रहती है कि आप ऑडिट अच्छे से कर पाओ और एक अच्छा सा ओपिनियन दे पाओ, तो वो जो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट के साथ शेयर करनी है कि आप जो है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं अगर दूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं और रिक्वायर होंगे जब हम चेक करने आएंगे, तो इन डॉक्यूमेंट को जो यहाँ पर संभाल कर रखिएगा जब भी हम चेकिंग करने आए। ठीक है, चेकिंग करने मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना है। तो इस तरह से ये कुछ एलिमेंट्स वगैरह प्लानिंग के मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने होते हैं, तो वो जो है आपको यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में बताया हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है प्लानिंग के प्रोसेस का, कि एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग मतलब कौन कौन सी चीजें है जो आपको प्लानिंग में इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या जो चीजें देखी जाती है प्लानिंग को करने से पहले की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि बिफोर द प्लानिंग। तो जो एलिमेंट्स होते हैं प्लानिंग में उसको कैटेगराइज किया गया है दो हेड्स के अंदर। एक तो अपन बोलते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और एक होता है यहाँ पर प्लानिंग एक्टिविटीज। अब ये जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती है ये क्या होती है, तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज वो होती है जब आपने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं की है और आप जो यहाँ पर चाह रहे हो कि अपन ये डिसाइड करें कि अपन को ऑडिट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, वो सारी एक्टिविटीज जो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में कवर होती है। और जब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लेते हो तो अब आपको जो है यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कि आप कैसे ऑडिट करोगे, तो उसकी जो पूरी प्लानिंग की जाती है वो अपने प्लानिंग एक्टिविटीज में कवर होता है। ठीक है, इस तरह से दो एक्टिविटीज कैटेगराइज की गई है प्लानिंग प्रोसेस की। ठीक है, एक तो वो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज यानी कि ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले की एक्टिविटीज, और जैसे आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद की एक्टिविटीज। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले पहले पॉइंट को, यानी कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज है पर आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो जो ऑडिटर होता है कंसिडर करता है कि जो रिलेशनशिप है विथ क्लाइंट, ऑडिटर का क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कंटिन्यू किया जाए, और जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि अपन ने देखा इंडिपेंडेंस या फिर जो है उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये वगैरह जो है जो उनकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसको जो यहाँ पर वो कंप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ अगर देखते हुए उसको लगता है सब मामले यहाँ पर सही है, तो वो जो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है एंगेजमेंट को। ठीक है, तो क्या क्या चीजें जो यहाँ पर वो कंसिडर करेगा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में। तो पहला पॉइंट उसमें बोला गया कि वो परफॉर्म करेगा प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशन। तो आगे जाके डिटेल में भी देखने वाले हैं, एक ओवरव्यू में आपको दो देखिए कि वो कुछ ऑडिट प्रोसीजर करेगा। ऑडिट प्रोसीजर मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, जो चैप्टर 1 अपन ने पढ़ा है, कि ऑडिटर के हथियार होता है जिससे, हथियार मतलब ऑडिट के वो टूल्स जिससे जो एक ऑडिटर ऑडिट को पूरी करता है। ठीक है, उसमें वो चेकिंग वगैरह जो भी करता है वो इन टूल्स के द्वारा ही करता है। तो वो प्रोसीजर्स लगा के वो देखेगा कि ये जो क्लाइंट जिसके साथ मैं यहाँ पर जिसकी ऑडिट करने जा रहा हूँ उसके साथ वो रिलेशनशिप यानी कि एंगेजमेंट का रिलेशनशिप कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं किया जाए। और ये एंगेजमेंट वो वाला एंगेजमेंट नहीं है जो यहाँ पर रिंग वगैरह सेरेमनी वगैरह होती है, वो वाला एंगेजमेंट नहीं है। ठीक है, उसको भी आप याद रखो, उससे एक ट्रिक वगैरह आपको याद रखने के लिए मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, एंगेजमेंट का नॉर्मल मतलब होता है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में जो यहाँ पर सर्विसेज देने का जो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होता है उसको, रिटर्न एग्रीमेंट को यहाँ पर एंगेजमेंट अपन बोलते हैं। वो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड अपन क्या देखेंगे, देखिए अपन इवेल्युएट करेंगे कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि अपन की इंडिपेंडेंस उसके साथ
जो अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स ये जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, इसको अपन को देखना होगा। अगर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए फिर थर्ड पॉइंट पर बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट पर अपन देखेंगे एस्टेब्लिश्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब जो भी चीज यहाँ पर एंगेजमेंट में एक्सेप्ट की जा रही है उसके उस पर जो यहाँ पर दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक तो ऑडिटर की और एक जिसने यहाँ पर एंगेजमेंट दी है यानी कि क्लाइंट, उसके जो है बीच में यहाँ पर अपन को अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलनी है। इसके लिए जो यहाँ पर क्या बनाया जाता है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में पर पूरा डिसाइड कर लिया जाता है किस एक्सटेंट तक जो यहाँ पर ऑडिटर चेक कर सकता है। ये पूरी चीजें मतलब जो भी यहाँ पर ऑडिटर के कर्तव्य होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ड्यूटीज वगैरह होती है, वो एंगेजमेंट टीम मेंबर एंगेजमेंट लेटर में यहाँ पर बताकर पूरा यहाँ पर पहले ही अंडरस्टैंडिंग ले ली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 पॉइंट होते हैं जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में अपन डिस्कस करते हैं। अब हर एक पॉइंट को जो डिटेल से डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपन ने देखा है परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। कि ऑडिटर है उसको क्लाइंट की जो यहाँ पर जो एंगेजमेंट उसने दी है यानी कि जो चेकिंग वगैरह का काम करना है उसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो देखना। तो ये जो यहाँ पर काम है वो ऐसे 220 से डील करता है, जिसमें अपन क्या देखते हैं, ये पूरी ऐसे वाली लाइन है। देखिए ये वाली जो लाइन दी गई है ये पूरी ऐसे वाली दी गई है और ये ऊपर वाली जो लाइन दी गई है ये आपके ये जो पॉइंट अपन ने देखा है ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो नीचे वाली सेकंड वाली लाइन है वो ऐसे 220 की है, जो कि क्या बोलता है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए क्लाइंट के साथ उसके रिलेशनशिप को, वो जो यहाँ पर आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा दैट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। मतलब उसको जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाना है उसने अप्रोप्रिएटली लगाए हैं और इंश्योर किया है कि उसको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो उस कंक्लूजन पर वो पहुंच जाएगा और जैसे उसको अप्रोप्रिएट लगता है कि एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना उस डिसीजन पर वो पहुंच जाएगा। और द फर्म शुड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन तो कंसिडर करेंगे वो नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विथ न्यू क्लाइंट। सेम बात है यहाँ पर, उसी बात को जो थोड़ा एलोबरेट करके यहाँ पर बताया गया है, वेदर जो कंटिन्यूस या फिर एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट है उसको कंटिन्यू किया जाए, एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं एंगेजमेंट को विथ एग्जिस्टिंग क्लाइंट। ये सारी बातें जो है कंसिडर की जाती है बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेज। ठीक है, उसके लिए जो है उसको उसकी इंटेग्रिटी भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये बातें जो है नॉर्मली ध्यान रखी जाती है। मतलब इसी को एलोबरेट करके जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया उसी को एलोबरेट करके यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है कि आपको कंप्लायंस रिक्वायरमेंट देखनी है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बोले तो यहाँ पर एथिकल रिक्वायरमेंट जिसमें अपन को इंडिपेंडेंस भी कवर करते हुए चलना है। ये अपनी इंडिपेंडेंस किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंस का मतलब जो लेक्चर 1 में अपन ने देखा है कि वो किसी भी तरह का बायसनेस नहीं है, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अपनी जजमेंट जो खुद से ले सके, वो किसी के दबाव में आकर वो जजमेंट नहीं दे। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंस का मतलब दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस ऑफ और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। मतलब किसी और के डायरेक्शन के हिसाब से जो है ऑडिटर नहीं चलना चाहिए। आगे बोला गया कि पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट थ्रू आउट ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज एज नेसेसरी। मतलब जब भी ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड इंक्वायरीज की जा रही है कि अपन को ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जो भी यहाँ पर अपने पार्टनर्स है, ऑडिट वाले पार्टनर्स है, उनको जो है अलर्ट रहना चाहिए, उनको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, इंक्वायरीज करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए जैसा उनको ठीक लगे। और उनको लगता है अगर मैटर जो यहाँ पर जो पार्टनर्स के अटेंशन में आ रहा है तो कि वो कंप्लाइंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर एथिकल रिक्वायरमेंट से, तो जैसा भी अप्रोप्रिएट एक्शन वो लेना चाहे वो ले सकते हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे वैसे तो इस कंडीशन में कि अगर जो उनकी एथिकल रिक्वायरमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अगर वो कंप्लाइड विद नहीं हो रही है तो उसको जो यहाँ पर अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उस एंगेजमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने पढ़ लिया यहाँ पर। और ऑडिट एंगेजमेंट से पहले जो ऑडिटर है वो क्या क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इवेल्युएट करेगा इन्फॉर्मेशन जो कि डिटरमाइन करेगी कि उसकी इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट तो है या नहीं है, और फिर जो है उसके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा कि अगर वो उन थ्रेट को जो यहाँ पर एलिमिनेट कर सकता है एक्सेप्टेबली लो लेवल तक, यानी कि जितना हो सके उतनी लो लेवल तक वो एक्सेप्ट कर सकता है उसको, तो उस कंडीशन में वो एक्सेप्ट कर लेगा। पर अगर वहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और वहाँ पर जो है अगर जो अप्रोप्रिएट कंडीशन है वो ऐसी है जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है आपकी, जिससे इंडिपेंडेंस वगैरह एथिकल रिक्वायरमेंट, तो उस कंडीशन में जो है ऑडिटर उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको देखनी पड़ती है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में। 3 पॉइंट अभी तक अपन ने देखे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट में क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर करो और देखो कि आपको क्लाइंट के साथ कंटिन्यू रहना है नहीं रहना। फिर सेकंड जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको देखो इंडिपेंडेंस के साथ, और थर्ड
थर्ड आपको देखना है कि जो एस्टेब्लिश करना है आपको अंडरस्टैंडिंग, कि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। तो उससे पहले जो आप एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना लो, जिसमें क्या काम आपको करना है, किस किस हद तक आप जा सकते हो, वो चीजें डिसाइड हो जाती है। ठीक है, और ये जो चीज होती है यहाँ पर, जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता है, वो ऑडिटर सेंड करता है किसको, मैनेजमेंट को, ताकि अवॉइड हो सके मिसअंडरस्टैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑडिट जो आगे की जानी है। ठीक है, इस तरह से ये 3 पॉइंट अपन ने कवर किए अभी तक। अब आगे देखने वाले अपन एक ओवरव्यू इसका आप पढ़ सकते हो, ओवरव्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा डिटेल डिस्कशन दिया है। ठीक है, अब अपन जो सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले कि जैसे अपन ने एक्सेप्ट कर लिया ऑडिट, तो अब अपन प्लान करेंगे कि कैसे आपको आगे ऑडिट करना है। और आपने जो है यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, जो ऑडिटर ने, क्लाइंट ने जो अपन को एंगेजमेंट दी, उसको अपन को एक्सेप्ट करना है। अब अपन को ऑडिट भी वहां पर करने जाना है। उससे पहले अपन क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे पूरी ऑडिट की। प्लानिंग तो जरूरी होती है। ठीक है, प्लानिंग करेंगे तभी तो अपन को ऑडिट सही टाइम पे सही रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो ऑडिट अपन पूरी कर पाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग एक्टिविटीज अपन क्या क्या करते हैं वो अब एक एक करके देखने वाले। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। एस्टेब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे होती है, क्या होती है, वो मैं आपको आगे बताने आ रहा हूँ। और फिर सेकंड टाइम अपन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे एक ऑडिट प्लान। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी तो मैंने आपको बता दिया कि एक ब्रॉड ओवरव्यू कि आपको ये काम करना है और यहाँ तक आपको पहुंचना है। जैसे मैंने आपको ऊपर जो एग्जांपल दिया था कि जयपुर से जोधपुर जाना है आपको, ये हो गया एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। और उसको जाने के लिए जो आपको जो बसें पकड़नी है, क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी टैक्सी लेनी है, तो वो हो जाता है अपने पास ऑडिट प्लान। मतलब ऑडिट प्लान हो जाते हैं छोटे छोटे स्टेप, और जो ऑडिट स्ट्रेटेजी वो हो जाता है मेन गोल जहाँ पर आपको पहुंचना है। ठीक है, तो एक एस्टेब्लिश करना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी वो कैसे की जाती है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए जो अपन को क्या चीजें रिक्वायर होती है वो आगे अपन एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं एस्टेब्लिश ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, वो कैसे असिस्ट करती है ऑडिटर। तो ये जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है वो डिफाइन क्या करती है, वो डिफाइन करती है एक ऑडिटर को स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन। ठीक है, स्कोप, टाइम, डायरेक्शन क्या बताते हैं यहाँ पर, एसटीडी जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं। आप भी जो यहाँ पर याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, पर वो जो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स पे मतलब फुल ही जो यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, शॉर्ट फॉर्म आप नहीं, शॉर्ट फॉर्म को उस टाइम अवॉइड करना, बस याद पर करने के पर्पज से जो आप शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो। अब एसटीडी क्या होता है यहाँ पर, स्कोप। ठीक है, स्कोप, टाइम और डायरेक्शन, स्कोप, टाइम और डायरेक्शन। ठीक है, तो स्कोप, टाइम और डायरेक्शन क्या बताता है कि आपको कितना ऑडिट करता है, ये तो बताता है अपने पास स्कोप, कितने टाइम में अपना जो ऑडिट है, ऑडिट की स्ट्रेटेजी है, वो ऑडिट हो जानी चाहिए, वो अपन को ऑडिट स्ट्रेटेजी में यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, और क्या डायरेक्शन होना चाहिए अपने ऑडिट का। ठीक है, तो ये चीज़ें जो तीनों चीज़ें वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे होती है, ये उसमें जो है डिफाइन होता है। ठीक है, एक ब्रॉड ओवरव्यू यहाँ पर मिल जाता है कि ऑडिट कैसे यहाँ पर आगे प्रोसेस होने वाली है, और फिर वो छोटी छोटी स्टेप जो यहाँ पर वो डेवलप करते हैं यहाँ पर अपन ऑडिट प्लान के अकॉर्डिंग, जो कि आगे बी वाले पॉइंट में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले एसटीडी जो अपन ने देख लिया अभी तक, इसको आप याद कैसे रखोगे, देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे एसटी स्ट्रेटेजी की मीनिंग आप देखो, सबसे पहले STR वाले स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स है, STR। ठीक है, STR अगर आप देखें तो स्कोप का यहाँ पर एस तो यहाँ पर मिल चुका है, और टाइम का टी भी यहाँ पर मिल चुका है, और आर का मतलब होता है राह। राह का मतलब होता है यहाँ पर जो वे होता है एक तरह से वे, तो राह मतलब एक तरह से आपको डायरेक्शन मिल जाती है, वे मिल जाता है आपको। तो ये जो STR है यानी स्ट्रेटेजी के 3 वर्ड है आगे के, उससे आप याद रखोगे कि ST जो स्ट्रेटेजी उसका मेन काम क्या होता है, STR डिसाइड करना यानी कि स्कोप डिसाइड करना, टाइम डिसाइड करना, और राह यानी कि डायरेक्शन डिसाइड करना। ये 3 पॉइंट आपको ऐसे याद रखने हैं। और प्लेनेट वाला अपन ने देख ही लिया था कि प्लेनेट में प्लान में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, EET, इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली मैनर। ठीक है, तो इस तरह से ये दो वर्ड्स आपको याद रखने, ये आपको MCQ में भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी अपन को एस्टेब्लिश करनी है, वो डिसाइड करती है कि स्कोप, टाइम और डायरेक्शन कैसा होगा यहाँ पर अपने ऑडिट का, और उसके लिए जो अपन मोर डिटेल ऑडिट प्लान भी जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं। अब द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो असिस्ट कर दिया ऑडिटर को कि आपको कितना ऑडिट करना चाहिए, कितना क्या जो यहाँ पर प्रोसीजर लगाने चाहिए ताकि आप रिस्क असेसमेंट कर सको। तो एस्टेब्लिश करना एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो कि असिस्ट करता है ऑडिटर को कि उसको क्या क्या करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो आपको कुछ मैटर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, वो एक एक मैटर्स जो अपन देखने आने हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, उसको याद कैसे रखना है। सबसे पहले अपन इन पॉइंट्स को जो कवर करते हैं कि द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, मतलब कौन सी रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो तो यहाँ पर मैन के फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब जो है एक जो नेचुरल बीइंग है वो यहाँ पर रिसोर्सेज के तौर पर यहाँ पर माना गया है। और वो कौन कौन हो सकते हैं, यहाँ पर जो क्लाइंट है, सॉरी क्लाइंट नहीं, यहाँ पर जो अपने आर्टिकल्स है वो हो सकते हैं। ठीक है, और जो अपने
स्पेसिफिक अदर जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है वो हो सकते हैं और ऑडिटर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर वैसे तो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ही होते हैं, पर आर्टिकल्स भी जो यहाँ पर हो सकते हैं, तो उनको जो है रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाए। तो अपन ये डिसाइड करते हैं इस जगह पर जहाँ पर अपन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं और उसका स्कोप, टाइम और डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि किन किन स्पेसिफिक एरिया में कौन कौन सी रिसोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय करने हैं। देखिए, जहाँ पर जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स होंगे उनको तो अपन उन एरिया में भेजेंगे जहाँ पर उनका रिस्क जो यहाँ पर हाई लेवल का हो, मतलब ऐसी जो रिस्क, ऐसी जो चीजें, ऐसी जगह है जहाँ पर ज्यादा रिस्क पाया जाता है, तो वहाँ पर जो अपन एक्सपीरियंस टीम मेंबर को भेज देंगे। और ऐसे जगह जहाँ पर कम रिस्क पाया जाता है वहाँ पर अपन आर्टिकल्स वगैरह या फिर छोटे मोटे जो है अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर जो कि कम एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, और जो अगर इसके अलावा भी जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैटर पाए जाते हैं यहाँ पर कंपनी में, एंटिटी में, तो उस जगह अपन इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे किसका, एक्सपर्ट्स का। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन ने देख लिया, रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे। और वो कैसे डिसाइड करेंगे अपन कि स्पेसिफिक ऑडिट एरिया जहाँ पर हाई रिस्क पाया जाता है वहाँ पर एक्सपीरियंस टीम मेंबर को भेजेंगे, पर अगर कॉम्प्लेक्स मैटर इसके अलावा भी पाए जाते हैं तो अपन जो एक्सपर्ट्स जो है उनको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेटेड टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, मतलब कितना रिसोर्सेज, कितने ऑडिट मेंबर्स चाहिए यहाँ पर उस स्पेसिफिक ऑडिट एरिया को कवर करने के लिए, तो वो चीजें भी जो है अपन डिसाइड करेंगे। उसको अपन क्या नाम देते हैं यहाँ पर, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये थोड़ा यहाँ पर ज्यादा डार्क हो गया, एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है जो अलोकेट करने अपन को स्पेसिफिक ऑडिट एरिया पे, मतलब एक तरह से नंबर ऑफ टीम मेंबर्स आप बोल सकते हो। अमाउंट यानी नंबर, कितने लोग यहाँ पर चाहिए जो स्पेसिफिक ऑडिट एरिया जहाँ पर हाई रिस्क है, और जहाँ पर लो रिस्क है वहाँ पर कम चाहिए, जहाँ पर हाई रिस्क है वहाँ पर ज्यादा चाहिए। इस तरह से वो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अपन को डिसाइड करना पड़ेगा, किस लोकेशन पे भेजना है, किस एक्सटेंट तक भेजना है और कहाँ तक उनको रिव्यू करना है, ये सारी बातें अपन उसमें डिसाइड करेंगे। और कितना बजट चाहिए, कितने आवर्स अलोकेट करने पड़ेंगे हाई रिस्क एरियाज को, ये सारी चीजें जो अपन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में डिसाइड करते हैं कि कितने रिसोर्सेज यहाँ पर लगने वाले। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें अपन देखते हैं व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, मतलब इन रिसोर्सेज को कब डिप्लॉयड करना है। और ये रिसोर्सेज कब कब डिप्लॉयड होते हैं यहाँ पर, इंटरिम ऑडिट स्टेज, मतलब ऑडिट के मिडिल में, इंटरिम यानी बीच वाली स्टेज में, और एड की कट ऑफ डेट, जो कि आगे जाकर अपन पूरा अच्छे से देखने वाले। आपको सिर्फ ऐसे ध्यान रखना है, ये वर्ड्स जो यहाँ पर ध्यान रखना है, की ऑडिट जो इंटरिम ऑडिट स्टेज है वो, और की कट ऑफ डेट्स, वहाँ पर अपन जो है यहाँ पर रिसोर्सेज को कब डिप्लॉय करेंगे वो चीज अपन ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज डायरेक्ट एंड सुपरवाइज, मतलब अपन ने वो रिसोर्सेज वहाँ पर लगा तो दिया है, अब उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनको सुपरवाइज किया जाए, वो चीजें जो है लास्ट में यहाँ पर देखी जाती है कि कैसे हाउ सच रिसोर्सेज जो अपन ने लगाए हैं वो उनको मैनेज किया जाए, उनको डायरेक्ट किया जाए, उनको सुपरवाइज किया जाए। इसके लिए जो है यहाँ पर क्या करता है, ऑडिटर मीटिंग करता है एक्सपर्ट्स के साथ, या फिर जो भी यहाँ पर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स होते हैं अपने उसके साथ, मैनेजर्स के साथ, और रिव्यू करता है यहाँ पर जो भी प्लेसेस होते हैं उनको, और जो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी जो है उनके लेता है। इस तरह से ये पूरे काम को जो यहाँ पर मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज किया जाता है। चार पॉइंट अपन ने देखे कि रिसोर्सेज कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज पर अलोकेट करना है अपन को, और कितने यहाँ पर जो अमाउंट है उसका अपन डिसाइड करेंगे, और कब जो है वो रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, और कैसे जो यहाँ पर उनको मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज किया जाना है। ठीक है, तो इसको याद रखने से अब रिलेटेड पॉइंट में जो आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए अभी तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले पॉइंट पे अपन ने देखे कि व्हाट रिसोर्सेज आर डिप्लॉय, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज डिप्लॉय करने, आर्टिकल करने, एक्सपर्ट्स करने, या फिर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स करने, वो चीजें ये आ जाती है व्हाट पे, मतलब अपन पूछ रहे हैं कि क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करने। सेकंड अपन ने देखा है जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर कि व्हेन रिसोर्सेज आर डिप्लॉय, मतलब कब उन रिसोर्सेज को अपन को डिप्लॉय करना है, इंटरिम ऑडिट स्टेट पर या फिर की कट ऑफ डेट पर। और फिर हाउ सच रिसोर्सेज आर डिप्लॉय, कैसे उनको डिप्लॉय करना है, उनको मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे किया जाना है। और हाउ मच यानी कि कितना, हाउ मच क्या बताता है अपन को, अमाउंट, कितने अमाउंट के जो है रिसोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय करने उस जगह पर, उस स्पेसिफिक जगह पर, जहाँ पर ज्यादा रिस्क है वहाँ पर ज्यादा कर दो, और जहाँ पर कम रिस्क है वहाँ पर कम कर दो। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कितने डिप्लॉय करने वो अपन देखते हैं। चार चीजें अपन ने देखी यहाँ पर, व्हाट, व्हेन, थर्ड देखिए अपन ने हाउ, फोर्थ देखिए अपन ने हाउ मच। ठीक है, व्हेन, व्हाट में अपन ने देखे क्या रिसोर्सेज, टीम, कौन कौन से टीम मेंबर्स, एक्सपर्ट्स वगैरह चाहिए। व्हेन में अपन ने देखे यहाँ पर कि कब चाहिए वो रिसोर्सेज अपन को, इंटरिम ऑडिट स्टेज पर या फिर की कट ऑफ डेट्स पर। हाउ यानी कब, मतलब कैसे जो यहाँ पर उनको डायरेक्ट सुपरवाइज मैनेज किया जाएगा। और हाउ मच यानी कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो कि कितने चाहिए होंगे अपन को उस स्पेसिफिक एरियाज को लेकर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखेंगे, व्हाट, व्हेन, हाउ मच। इसके बाद अपन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखने वाले देखिए, फैक्टर्स टू बी कंसिडर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर फॉर एस्टेब्लिश ऑडिट स्ट्रेटेजी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर अपन को कंसिडर करने जब भी अपन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो बात तो यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट की हो रही है जो अभी अपन ने ए वाला पॉइंट देखा कि एस्टेब्लिश ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करना। तो उससे रिलेटेड जो है सबसे पहले अपन ने क्या देखा है, मैटर्स देखें कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को
कौन कौन से मैटर्स अपन को इंक्लूड करने पड़ते हैं। ये 4 मैटर्स तो अपन को इंक्लूड करने पड़ते हैं और इसके बाद जो कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने से पहले। तो देखिए आईसीए ने क्या किया, आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू तो दे ही दिया है, और ओवरव्यू कहाँ पे दिया है देखिए वो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप इन पॉइंट्स के लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एस्टेब्लिश ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिटर को उसके लिए जो है क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 चीजें यहाँ पर दे रखी है और ये 5 चीजें आपको कैसे याद रखनी है, तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर जो है डायग्राम प्रोवाइड किया आपको। देखिए तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रायर टू द ऑडिट, मतलब जो ऑडिट से पहले 3 चीजें अपन को करनी पड़ती है कि ऑडिटर को यहाँ पर कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके साथ, एथिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो चेक करेगा विद द इंडिपेंडेंस, और फिर जो एंगेजमेंट लेटर जो है यहाँ पर वो सेंड करेगा किसको, मैनेजमेंट को, ताकि जो है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नहीं रहे। और जब भी बात आ जाती है यहाँ पर ऑडिट के एक्सेप्ट करने के बाद की, तो वहाँ पर जो यहाँ पर प्लानिंग का स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी यहाँ पर प्लानिंग का स्टेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है तो आफ्टर द एक्सेप्ट द ऑडिट, ऑडिटर क्या क्या बनाएगा, सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी वो बनाता है, फिर जो उसके बाद जो है ऑडिट प्लान जो है वो बनाता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें वो करता है। अब अपन बात जो कर रहे हैं आफ्टर द एक्सेप्ट ऑफ ऑडिट, कोई अपन बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब ऑडिटर इसमें जो है ये 5 पॉइंट ध्यान रखेगा अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने से पहले, मतलब 2 चीजें उसको बनानी है, एक तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी, एक ऑडिट प्लान बनाना है। तो अपन बात जो कर रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करने के कर रहे हैं, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करने के टाइम जो ये 5 पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 चीजें उसको ध्यान में देनी पड़ेगी। एक एक करके इन पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने पहले पॉइंट पर। तो यहाँ पर दिया हुआ अपन को फर्स्ट वाला ए वाला पॉइंट कि आइडेंटिफाई करना द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट एंड डिफाइन इट्स स्कोप, मतलब जब भी आप ऑडिट एंगेजमेंट जो है एक्सेप्ट कर लियो, उसके बाद जो है आपको उस एंगेजमेंट के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या जो है उस एंगेजमेंट में आने वाला है उसके स्कोप को जो यहाँ पर डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए देखिए। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल हो रहा है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि एंटिटी पर एप्लीकेबल हो रहा है वो चीज आप देखोगे। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स, मतलब कंपनी के कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट से किस किस बिजनेस सेगमेंट वो यहाँ पर उनका स्पेशलाइज है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है। तो आपको देखना है कि कंपनी के कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेशलाइज नॉलेज रखनी है। ठीक है, थर्ड अपन देखेंगे जो इंडस्ट्री है, मतलब बात जो की जा रही है इंडस्ट्री की जा रही है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखेंगे। अभी जो ऊपर बात की थी अपन ने वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से बात की थी। ठीक है, और यहाँ पर अपन बात करें इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की, और वो भी यहाँ पर इसको देखनी पड़ती है। ठीक है, तो 2 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट और एक इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस जो कि यहाँ पर ऑब्टेन किए गए थे प्रीवियस ऑडिट में। और अपन बात क्या करें कि यहाँ पर पुराने ऑडिटर जो यहाँ पर वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ऑडिट यानी कि पहले जो ऑडिट की गई है उस समय जो उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए थे, तो क्या उसको यूज कर सकता है इस साल भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखा जाएगा कि एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस जो कि ऑब्टेन हुए थे प्रीवियस ऑडिट में वो यूज किए जा सकते हैं या फिर नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से पहला पॉइंट अपने कंप्लीट हो जाता है कि अपन ने क्या क्या देख लिया इसमें, आइडेंटिफाई कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट और उसके डिफाइन किया अपन उसके स्कोप को, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन ने अच्छे से समझ लिया। 4 पॉइंट पे अपन ने वो डिटेल से डिस्क्राइब किया। सेकंड अपन ने कि असर्शन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब अपन को क्या देखना है कि जो ऑडिट टाइमली बेसिस पर अपन को कंप्लीट करना पड़ता है और उसके रिलेटेड जो यहाँ पर क्या क्या कम्युनिकेशन किए जाते हैं वो चीज अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अपन ने देख लिया उसके बाद सेकंड अपने आता है कि कितने टाइम में अपन को ऑडिट करनी है और क्या क्या कम्युनिकेशन किए जाने। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि द एंटिटी इज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, मतलब जो एंटिटी है यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका टाइम टेबल क्या है, वो कब जो यहाँ पर रिपोर्टिंग करती है, क्योंकि डिफरेंट एंटिटीज को जो यहाँ पर डिफरेंट टाइमिंग जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग कौन सी एंटिटी है और उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो उसका टाइम टेबल क्या है वो अपन को देखना है। सेकंड अपन देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग टू डिस्कस नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट वर्क, मतलब कितना ऑडिट किया जाना है वो चीज यहाँ पर देखनी है अपन को कि ऑडिटर वर्क कितना करना है, उसका नेचर टाइम और एक्सटेंड यहाँ पर डिसाइड करना है ऑडिटर को। थर्ड अपन जो है डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ कि एक्सपेक्टेड टाइम एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स जो कि ऑडिट रिपोर्ट में अपन इंक्लूड किया जाना, मतलब कब ऑडिट रिपोर्ट जो यहाँ पर आपको चाहिए वो अपन को टाइम बता दो, उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट रिपोर्ट डिसाइड करेंगे, अपने ऑडिट प्रोसीजर जो है परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज 3 चीजें डिसाइड हो चुकी है अभी तक। फोर्थ में अपन क्या डिस्कस करते हैं अपन कि ड्यूरिंग द एंगेजमेंट कितना वर्क हुआ है वो आपको जो मैनेजमेंट है उसके साथ डिस्कस करते रहना कि इतना अपन ने काम कंप्लीट कर दिया है और इतना अभी जो है काम बाकी है, तो वो जो यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ जो आपको क्या करना है कम्युनिकेट करना है, क्योंकि 2 चीज अपन ने देखी, टाइम टेबल अपन को डिसाइड करना और जो है कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट अपन को देखनी। तो ये जो 3 चीजें यहाँ पर किससे रिलेट कर रही है, टाइमिंग से, और ये वाली चीज किससे रिलेट कर रही है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कर रही है। अब लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड
नेचर टाइम एंड communication among the engagement team members including the nature time extent team members and timing of review of their work perform। मतलब जो अपन ने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया है वही अपन को जो ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है अपने उनके साथ भी जो यहाँ पर डिस्कस करना है कि आपको आप अब जो अपना काम है वो यहाँ पर इतने एक्सटेंड तक हो चुका है और अपन को जो आगे इतना काम और करना बाकी, तो वो जो आपको नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ ऑडिट वर्क एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के साथ भी जो है डिस्कस करना पड़ता है। तो ये 5 पॉइंट अभी तक अपन ने देखे। क्विक रिव्यू में आपको देना चाहूँ, सबसे पहले अपन टाइमिंग देखेंगे क्योंकि सबसे पहले अपन टाइमिंग देखेंगे क्योंकि जो डिफरेंट एंटिटीज़ होती है उनकी डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइमिंग होती है। सेकंड, अपन जो भी ऑडिट वर्क किया है उसका नेचर टाइम और एक्सटेंड डिसाइड करेंगे और कब आपको रिपोर्टिंग करनी है उसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है और कम्युनिकेट करना है। फोर्थ पॉइंट में कितना काम अपना हो चुका है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में अपन ने देखेंगे जो भी नेचर टाइम एंड एक्सटेंड है ऑडिट वर्क का वो एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ डिस्कस करना है। अब देखिए सी पॉइंट में अपन क्या कंसिडर करना है, कंसिडर द फैक्टर दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले जो फैक्टर्स होते हैं प्रोफेशनल जजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ऑडिटर जो है प्रोफेशनल जजमेंट पूरी ऑडिट के थ्रू आउट यहाँ पर लगाते हुए चलता है। तो अपन कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो जजमेंट वो लेकर चलेगा कि जहाँ पर हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है वहाँ पर वो इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। अगर इंटरनल कंट्रोल है उस पर रिलायंस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो वॉल्यूम है उसका वो भी हाई हो सकता है। अब देखो सी वाले पॉइंट में क्या बात की कि कंसिडर द फैक्टर दैट द इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। मतलब ऐसे मैटर्स वो देखेगा जो ऑडिटर है, वो ऐसे मैटर्स पर ज़्यादा ध्यान देगा जो कि सिग्निफिकेंट है एक ऑडिटर के लिए, और उसी के हिसाब से जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट करेगा कि इस जगह आपको जो है ज़्यादा ध्यान देना है और ये जो यहाँ पर सिग्निफिकेंट मैटर्स है। तो उसी से रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ऑडिटर जो यहाँ पर किस जगह ज़्यादा ध्यान देगा, तो जहाँ पर कंपनी के कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो हर एक ट्रांजेक्शन को तो एक ऑडिटर चेक नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो रिलाई करेगा जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल है उस पर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो इंटरनल कंट्रोल है उस पर जो यहाँ पर रिलायंस भी एक ऑडिटर का ज़्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कम है तो इंटरनल जो कंट्रोल है उस पर रिलायंस भी कम करेगा और वो क्या करेगा, हर एक चीज़ को चेक कर पाएगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कम है, चेकिंग भी कम उसको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड करता है अपना कि कितने सिग्निफिकेंट मैटर्स है और उसके हिसाब से कैसे उस जो है उस एफर्ट्स को यहाँ पर डायरेक्ट किया जाना है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपन देखेंगे सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सच चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। देखिए कुछ इंडस्ट्री होती है जैसा कि ऊपर पॉइंट भी अपन ने पढ़ा है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की जो है पर अलग अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पाई जाती है। तो अगर कुछ भी चेंज आया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में तो उस जगह पे यहाँ पर ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी जो है नई चीज़ें आती है तो गलती के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि उनके बारे में जो यहाँ पर ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होती है। तो जब भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज होती है वहाँ पर सिग्निफिकेंट आपको ध्यान देना पड़ता है एक ऑडिटर को, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन में जो भी चेंज होता है उस पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो सेम ये जो दोनों पॉइंट है सेम है, बस यहाँ पर लॉजिक आपको सेम लगाना है, बस यहाँ पर बात जो है अलग अलग की गई है। यहाँ पर इंडस्ट्री की बात की गई और यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात की गई, ठीक है। कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में अगर किसी भी तरह का चेंज होता है, जैसे कि कंपनी पर पहले एएस एप्लीकेबल होता था और उसने कुछ यहाँ पर लिमिट पूरी कर दी है, ठीक है, सेटिस्फाई कर दिए, जिसके कारण उस पर अब इंड एएस एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये जो नया इंड एएस एप्लीकेबल हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टाफ को भी ट्रेन करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में जो है एक साथ ही सब कुछ सीख नहीं जाते तो कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो वहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है। के बाद जो अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट जो सब चेंजेस है लीगल एनवायरनमेंट में, जैसे कि जो अफेक्ट करते हैं एंटिटी को, वो चीज़ें मतलब एक तरह से अदर जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है वो चीज़ आपको जो है ध्यान देनी, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने कंप्लीट किया सी वाला पॉइंट कि ऑडिटर को जो यहाँ पर प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ता है कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अपने टीम के जो है एफर्ट्स को जो है डायरेक्ट करना होता है, किस जगह उसको ज़्यादा चीज़ें देखनी है और किस जगह कम चीज़ें देखनी है। अब डी वाले पॉइंट में अपन क्या देखेंगे, देख कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड एप्लीकेबल वेदर द नॉलेज गेंड और अदर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बाय द एंगेजमेंट पार्टनर्स और एंटिटीज़ रिलेवेंट। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बात की गई है, बोला गया कि आपने जो पहले एक साइड में यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ
कि मान के चलो टाटा है, उससे सिमिलर नेचर की कंपनी है और उसके यहाँ पर जो है ऑडिट एंगेजमेंट जो है आपने एक्सेप्ट किया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर टाटा की जो है क्या क्या जो है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ रही है, उसके आधार पर जो है आप यहाँ पर जो ये नई एंटिटी जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो उसके भी यहाँ पर जो एविडेंस है वो जो यहाँ पर देखोगे, चेक करोगे कि जैसा अपन ने इस वाली पहले टाटा वाली यहाँ पर कंपनी में किया था वही यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर इधर अप्लाई करके देखेंगे। और अगर रिजल्ट में कुछ डिफरेंस आता है तो उस जगह यहाँ पर जो एक ऑडिटर यहाँ पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है मेंटेन करके चलेगा जब भी वो ऑडिट एविडेंस लेगा। ठीक है, तो ये पूरी बात जो इधर ऐसे यहाँ पर इस वाले पॉइंट से रिलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट जो इन्वॉल्व करती है यहाँ पर, जिसमें अपन ने क्या किया था, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक की थी, इंटरनल कंट्रोल की, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड एफिशिएंसी, वो एक्शन जो यहाँ पर क्या क्या एड्रेस, कैसे कैसे उन एक्शंस को, उन डेफिशिएंस को अपन ने एड्रेस किया था, वो चीज़ अपन इस ऑडिट में भी यहाँ पर देखेंगे। और इसके लिए एक ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर मतलब जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं उनको बोलता है कि आपको ऑडिटर के जो है ऑडिट के दौरान जो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, जिसको अपन जो ऑडिट के टर्म में यहाँ पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का टर्म जो है नाम देते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है आपको मेंटेन करके चलना है। जैसे एक अपन ने सीआईडी में देखा होगा कि जो यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन रहते हैं वो यहाँ पर हमेशा बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है यार। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर उनका हर बार जो है यहाँ पर माइंड किस में रहता था, क्वेश्चन में, कि कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, वो सेम चीज़ यहाँ पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का वर्ड जो है डिफाइन करता है। ठीक है, वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि एक क्वेश्चन माइंड रखना कि इस जगह गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर मेंटेन करके चलना है जब भी आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ देखोगे और उसको अप्लाई करोगे यहाँ पर अपने करंट एंगेजमेंट जो है उस पर। ठीक है, इसके बाद ई वाला पॉइंट अपन देखेंगे, असर्टेन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ रिसोर्सेज जो कि नेसेसरी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। जो अभी अपन ने पहले वाले पॉइंट में भी इस वाले पॉइंट को डिस्कस कर लिया कि जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स है उसको आप असाइन करोगे ऐसे एरियाज़ पर जहाँ पर ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और ऐसे लोगों को जो है ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा जहाँ पर, मतलब टाइम भी आपको उस जगह के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा जहाँ पर हायर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस है। ठीक है, तो ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पर लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड रिसोर्सेज का डिसाइड करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिए। आइडेंटिफाई करना अपन को सबसे पहले स्कोप ऑफ एंगेजमेंट कि कहाँ कहाँ तक आप ऑडिट कर सकते हो। असरटेन करना आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो कि अपन ने देखे, इंडस्ट्री के अलग, फर्म के जो नॉर्मल अकाउंटिंग है होते हैं वो अलग। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में आपको कंसिडर करना है सिग्निफिकेंट फैक्टर जो कि डायरेक्ट करता है एंगेजमेंट टीम एफर्ट को, किस जगह आपको ज़्यादा ध्यान लगाना है। ठीक है, ये और ये वाला पॉइंट जो है थोड़े रिलेट करें। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो थर्ड और फिफ्थ पॉइंट को। फोर्थ में अपन ने देखा कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ की, सेम सिमिलर इंडस्ट्री की क्या क्या जो है एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ आपने पहले किए उसका क्या क्या रिजल्ट रहा है उसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो करंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। फिफ्थ अपन देखेंगे असर्टेन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ रिसोर्सेज जो कि रिक्वायरमेंट है एंगेजमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से 5 पॉइंट अपन ने कवर किए हैं एस्टेब्लिश ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जिसमें जो ऑडिटर को ये 5 काम देखने होते हैं। के बाद आता है अपने पास इलस्ट्रेशन 1, द ऑडिटर ऑफ टी एंड जो टी ऑफ हैंड फैब लिमिटेड इज़ वरीड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ की रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड टू कंडक्ट ऑडिट। अब देखिए मैनेजमेंट यहाँ पर वरीड हो रहा है किसके बारे में, कि कौन कौन से यहाँ पर रिसोर्सेज है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए जाने हैं, एम्प्लॉयड किए जाने हैं ऑडिट के लिए। तो ये काम तो ऑडिटर का नहीं है। और यहाँ पर पूछा भी क्या गया, हाउ द ऑडिट स्ट्रेटजी वुड बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एस्टेब्लिशिंग ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी वो किसका काम होता है, ऑडिटर का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी वाला पॉइंट देखा है अपन ने ऊपर, उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ऐसे 300 अपन ने देखा था शायद तक, तो उसको जो है आपको डिस्क्राइब करना है। हाँ देखिए यहाँ पर वही बताया गया है। ऐसे 200 देखा था शायद तक, जो भी देखा था अपने 210 या फिर कुछ भी, तो वो यहाँ पर डिस्क्राइब करना है आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को, जो कि असिस्ट करता है एक ऑडिटर को, जिसमें अपन ऑडिट प्लान बनाना जहाँ पर ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है ना कि मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट को कोई वरीड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता लेने की उसको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये बात जो ऐसे 300 यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि ओवरऑल ऑडिट प्लान जब भी आप बनाते हो तो उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन जो है इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें जो आपको एन टी ई ऑफ रैप, एन टी ई ऑफ फैप और ओ ए पी अदर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपको देखने, फिर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आपको देखने, फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो आपको परफॉर्म करना है। ये 3 चीज़ें आपको देखनी है जब भी आप एक
ऑडिट प्लान को डेवलप करो और उसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आपको इंक्लूड करना है ये चीज़ें देखने से पहले, ठीक है। NTA ऑफ रैप, NTA ऑफ वैप और OAP, ठीक है, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको कंसिडर करनी है और इसी का जो यहाँ पर एग्जाम्पल देकर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स बताए हुए प्लानिंग के, जो अपन ने ऊपर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के माध्यम से देखे, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ और प्लानिंग एक्टिविटीज़। इसमें अपन ने पहला पॉइंट देखा एस्टेब्लिश कैसे करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, फिर डेवलप कैसे करना है ऑडिट प्लान को, ठीक है। ऑडिट प्लान को जो यहाँ पर अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है तो अपन आगे जाकर देखने आ रहे हैं। इससे पहले जो है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट वाला पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं। MG एंड कंपनी के बारे में बताया गया है। तो MG एंड कंपनी है, नॉर्मली एक क्रक्स में आपको दूँ देखिए इसका कि MG एंड कंपनी है वो बहुत साल से चल रही है, ऐसे ऐसे बताया गया है। आगे बोला है कि कंपनी के पास जो यहाँ पर कंपनी जो कार्य है, कंपनी का जो वर्क है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है और उसका ऑपरेशन भी यहाँ पर टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स नेचर का है। उसमें अब बोला गया है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स बाय द ऑडिटर फॉल इन द डोमेन ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑडिट। मतलब जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है क्या वो प्लानिंग की स्टेज में ही आता है? तो जी हाँ, अपन ने ऊपर भी देखा है कि जब भी आपको प्लान बनाना हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक्सपर्ट्स का जो है आपको रिक्वायरमेंट होगा या फिर नहीं होगा। ये चीज़ अपन कैसे देख कर डिसाइड करते हैं कि उस एंटिटी जिसका भी अपन यहाँ पर चेकिंग करने जा रहे हैं उस एंटिटी का नेचर कैसा है, वो कॉम्प्लेक्स नेचर है और जिसके बारे में अपन को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर अपन जो है यहाँ पर एक्सपर्ट्स को जो है ज़रूर से इन्वॉल्व करेंगे। तो इस तरह से टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? CA कार्तिक जो कि प्लान कर रहा है ऑडिट को, और ऑफ अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है। आगे बोला ये कंसिडरिंग नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी ही हैड प्लान टू इंक्लूड टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी ओवर परचेजेस। मतलब उन्होंने क्या यहाँ पर प्लान किया है, इंक्लूड टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी ओवर परचेजेस, सेल्स एंड इन्वेंट्रीज। और वन फाइन डे, एक दिन जो है वो रीच एट द कॉर्पोरेट ऑफिस और आस्क करते हैं फॉर मैनुअल्स एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू एंश्योर सरप्राइज एलिमेंट। देखिए ऑडिट में कब भी बात की जाती है, ऑडिट एक प्री प्लान होता है, ठीक है। प्री प्लान तो होता है पर ऐसे नहीं है कि ऑडिटर जो यहाँ पर एक सरप्राइज वे में जो यहाँ पर ऑडिट करने पहुँच जाए। कभी ऑडिट जो की जाती है वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके की जाती है, बस उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो ऑडिट की इफेक्टिवनेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो वो वाला एलिमेंट जो है यहाँ पर, वो वाला पॉइंट जो ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि इतनी ही चीज़ें यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो कि उससे जो आपकी इफेक्टिवनेस जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट है वो ऑडिट में नहीं आता है। सरप्राइज एलिमेंट जो यहाँ पर जो एजेंसीज होती है, कौन कौन सी यहाँ पर एजेंसीज होती है जो कि यहाँ पर छापेमारी करती है, ठीक है, वो जो है सरप्राइज एलिमेंट कर सकती है। पर ऑडिट में जो है सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पर नहीं पाया जाता। उसमें जो मैनेजमेंट है उसको बताया जाता है कि इस टाइम अपन चेक करने आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस वाले पॉइंट को आपको कंसिडर करके वो जो ऊपर मैंने पॉइंट आपको बताया उसको आपको इससे रिलेटेड आंसर में लिख देना है। अब थर्ड पॉइंट अपन देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में के जो यहाँ पर कैसे रिलेशनशिप है, कैसे दोनों यहाँ पर रिलेट करते हैं, ठीक। तो जो ऑडिट स्ट्रेटेजी की जब भी अपन बात करते हैं तो ऑडिट स्ट्रेटेजी तो एक ब्रॉड ओवरव्यू अपन को प्रोवाइड कर देती है कि अपन को ये काम करना है, ठीक है। ब्रॉड ओवरव्यू यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर बता देती है कि कहाँ तक अपन को पहुँचना है ऑडिट के दौरान। पर जो छोटे छोटे काम होते हैं वो अपन करते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी के थ्रू, ऑडिट प्लान के थ्रू, ठीक है। तो छोटे छोटे जो भी स्टेप्स यहाँ पर लिए जाते हैं वो यहाँ पर ऑडिट प्लान के थ्रू यहाँ पर लिए जाते हैं और उस मेन ऑब्जेक्टिव तक उसी छोटे छोटे प्लान्स के थ्रू यहाँ पर पहुँचा जाता है, ठीक है। तो जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो तो एक ब्रॉड अप्रोच है और छोटी छोटी जो अप्रोच है, छोटे छोटे जो प्लान बनाए जाते हैं तो उसको अपन मिलाकर बोलते हैं एक मोर डिटेल प्लान। तो उन डिटेल प्लान को यहाँ पर उस स्ट्रेटेजी को जो है ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो इन दोनों का रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। तो जो नेचर, एक्सटेंड और टाइम है वो डिसाइड करता है ऑडिट प्रोसीजर के द्वारा, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर कितने परफॉर्म करने हैं ये पूरी ये बातें यहाँ पर ऑडिट प्लान में भी की जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें आपको एक चीज़ यहाँ पर MCQ के पर्पज से ध्यान रखनी, देखिए द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस। मतलब जो भी आपने यहाँ पर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई है और डिटेल ऑडिट प्लान बनाया है वो कोई डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है। मतलब जो आपने ऑडिट प्लानिंग की है उससे डिस्क्रीट नहीं है और एक सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं कि जैसे जैसे आप ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते जाओ वैसे वैसे आप ऑडिट प्लान बना रहे हो और उसके बाद ही आपको जो ऑडिट प्लान बनाना है, मतलब एक साथ बना लो, पहले ऑडिट स्ट्रेटजी और फिर एक साथ बना लो ऑडिट प्लान, ठीक है। तो ऐसा कोई यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। डिस्क्रीट फेज नहीं है सबसे पहले तो ये ऑडिट का ही पार्ट है, ऑडिट प्लान का ही पार्ट है।
और जो सिक्वेंशियल प्रोसेस की यहाँ पर बात की गई है, सिक्वेंशियल प्रोसेस भी नहीं है। आप जो है एक ऑडिट स्ट्रेटजी जो आपने बनाई वो बना लो, फिर उससे रिलेटेड जो है ऑडिट प्लान आप बना लो, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर एक साथ भी जो है ऑडिट स्ट्रेटजी बना ली फिर ऑडिट प्लान बना ली, आपकी इच्छा के ऊपर है। कोई सिक्वेंशियल प्रोसेस यहाँ पर ये नहीं है। फिर बात होती है यहाँ पर क्लोजली इंटर रिलेटेड कैसे है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सबसे पहले जो बनती है यहाँ पर ऑडिट स्ट्रेटजी बनती है। ऑडिट स्ट्रेटजी जैसे फॉर्म हो जाती है, फिर उसके बाद जो है अपन छोटे छोटे ऑडिट प्लान बनाते हैं, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस बनाते हैं जिसको ओवरऑल ऑडिट जो है प्लान का रूप दिया जाता है। तो उस ओवरऑल ऑडिट प्लान को यहाँ पर ऑडिट स्ट्रेटजी के बाद में बनाया जाता है, तो इसलिए एक तरह से क्लोजली इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एमसीक्यू के पर्पज से ध्यान रखने की, ऑडिट प्लान और स्ट्रेटजी कोई डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, पर क्लोजली इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखने वाले हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान जो होता है यहाँ पर ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब जो भी ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना होता है वो एक ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाया जाता है, तो एक ऑडिटर जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि ऑडिटर को जो है यहाँ पर क्लाइंट उसके लिए फीस देता है कि आप जो है ऑडिट करो, और ऑडिट जो है टाइमली यहाँ पर मैनर में हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑडिटर को फीस दी जाती है। तो उस फीस के बदले ऑडिटर को क्या चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करे। इसके लिए जो वो ऑडिट स्ट्रेटजी भी बनाता है और ऑडिट प्लान भी बनाता है, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पर ऑडिटर के बिहाफ पर होती है। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी यहाँ पर ऑडिटर के पार्ट पर होती है, और ऑडिट प्लान भी यहाँ पर ऑडिटर के पार्ट पर ही होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन सेकंड यहाँ पर बताया गया कि जो नॉर्मली क्रक्स के अगर तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँ कि जो यहाँ पर बात की गई है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को बनाना, वो यहाँ पर बोला गया कि जो है फाइनेंशियल हेड है उसकी जिम्मेदारी, फाइनेंशियल हेड की जिम्मेदारी नहीं है। अपन ने अभी देखा है कि ये जो काम है यहाँ पर किसका है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑडिटर यहाँ पर ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाता है, ऑडिट प्लान को बनाता है। इसके लिए जो यहाँ पर उसको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी फोर्थ वाले पॉइंट में, तो ये सेम जो है आपको रेफर कर देना अपने आंसर में। के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, चेंज टू द प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। मतलब जो भी आपने प्लान बनाया, ऑडिट प्लान जो भी आपने बनाया, क्या आप उसमें चेंज कर सकते हो। जैसे कि स्टार्टिंग में जो समीर वाला अपन ने केस स्टडी पढ़ा था, उसमें भी अपन ने देखा था कि क्या उसने पूछा था कि क्या ऑडिट प्लान में अगर ऐसी चीज़ जो आपने पहले अपनी एंगेजमेंट में यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए, प्लान में इंक्लूड नहीं किए, और ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिससे आपको चेंज करना पड़े, तो आप क्या चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर बोला गया है जी हाँ, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आ जाते हैं, तो उस चेंज इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप जो अपने ऑडिट प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो। उससे जो है क्या होगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में भी चेंज होगा, ओवरऑल ऑडिट प्लान में भी चेंज होगा, और उससे जो आपके नेचर, टाइम और एक्सटेंडेड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब जो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ते हैं उसमें भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो चीज़ें आपने पढ़ी है। देखिए, जब भी चेंज इन सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उससे आप अपने ऑडिट प्लान को चेंज कर सकते हो, और ऑडिट प्लान में चेंज होगा तो ऑडिट स्ट्रेटजी में भी चेंज होगा, और जो आपका नेचर, एक्सटेंड और टाइम है किसका, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का, मतलब और ज़्यादा प्रोसीजर आपको करने पड़ेंगे उसको चेक करने के लिए, उसमें भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चेंज इन प्लानिंग डिसीजन यहाँ पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट किया जा सकता है। ये आपको समीर का आंसर यहाँ पर मिल चुका होगा। ठीक है, इसके बाद जो 6 पॉइंट है, प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। मतलब जो भी यहाँ पर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, अपने साथ काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनका प्लानिंग, सुपरविजन और रिव्यू करना उनके वर्क का, वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ऑडिटर को वैसे तो सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से डिसाइड करनी पड़ती है कौन कितना काम करेगा, उसके हिसाब से उस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को यहाँ पर जो काम है उसका यहाँ पर अलोकेशन किया जाता है। तो 4 पॉइंट अपन को उसके हिसाब से समझने कि 4 फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि जो कैसे, मतलब जो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू है वो कैसे किया जाना है। ठीक है, कितने एक्सटेंड तक जो है डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू किया जाना है किसका, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का। तो सबसे पहले वो देखेगा, मतलब जो ऑडिटर है वो देखेगा कि जो साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी है वो एंटिटी की कितनी है, मतलब एंटिटी कितनी बड़ी है। कि लार्ज अगर साइज़ होगा एंटिटी का तो ज़्यादा चाहिए होंगे अपन को, ज़्यादा डायरेक्शन करना पड़ेगा उनको, ज़्यादा सुपरविजन करना पड़ेगा, और रिव्यू भी उनके काम का ज़्यादा ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा गलती होती है तो रिव्यू भी ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि वो गलतियाँ जो है पकड़ में आ सके। सेकंड पॉइंट अपन देखेंगे, एरिया ऑफ ऑडिट, किस जगह अपन को ऑडिट करने जाना है। थर्ड देखेंगे, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब किस तरह की जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट वहाँ पर असेस हो सकती है, वो चीज़ अपन कंसिडर करेंगे। और द कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंस ऑफ
इंडिविजुअल टीम मेंबर्स जो कि परफॉर्म कर रहा है ऑडिट को। तो जो ऑडिटर टीम मेंबर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से भी अपन ध्यान रखेंगे कि किसको कितना काम दिया जाना है, कितना ऑडिट वर्क दिया जाना है। तो उसके हिसाब से ये 4 चीज़ें यहाँ पर डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू के दौरान अपन को ध्यान रखनी है एंगेजमेंट टीम मेंबर से रिलेटेड। तो इसको याद रखने के लिए जो आप एक स्टोरी के तौर पर याद रख सकते हो, देखिए ऑडिट वाले जो सबसे पहले ऑडिटर जो है उस वाले एरिया में जाएगा जहाँ पर वो क्लाइंट की ऑडिट करने वाले। तो ऑडिट वाले एरिया में जाकर वहाँ से जो है वो क्या करेगा, एंटिटी का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी देख लेगा, बाहर से जाके गाड़ी से जाएगा वो और कॉम्प्लेक्सिटी देख लेगा। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ये पहला वाला पॉइंट कवर करता है, और जो ऑडिट के एरिया में जाकर वो चेक कर रहा था वो सेकंड वाला पॉइंट कवर कर लेता है। थर्ड, वो बाहर से जाकर जो है क्या देखेगा, कितना रिस्क कंपनी में हो सकता है, क्योंकि बाहर से वो देखेगा कि कंपनी बड़ी है या नहीं है, बड़ी है तो ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तो बाहर से वो देख लेगा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना हो सकता है। फिर फोर्थ, अब क्या करेगा, वो खुद के घर चल जाएगा गाड़ी से वापस से, और उसके हिसाब से जो है अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को तैयार करके उस जगह पर भेज देगा उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो कैपेबिलिटीज़ एंड कम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स जो कि परफॉर्म करने वाले ऑडिट वर्क को, ठीक। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट आप याद रख सकते हो, एक स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको बताया, ठीक है। बहुत ईजी तरह से आप उसको याद करने के लिए रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया। इसके बाद आते हैं अपने पास 7वां पॉइंट। तो देखो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पॉइंट है, इसको समझने से पहले एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उस स्टोरी को आपको अच्छे से सुनना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो होता क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक ऑडिटर है, ठीक है, जो ऑडिट स्ट्रेटजी भी बना रहा है, ऑडिट प्लान भी बना रहा है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो अपनी ऑडिट परफॉर्म करता है। और एक दूसरा ऑडिटर है जो अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी भी बना रहा है, एक दूसरा ऑडिटर है जो अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी नहीं बना रहा है, ऑडिट प्लान भी नहीं बना रहा है, और बिना ये काम का ये जो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑडिट करने पहुँच जाते हैं यहाँ पर क्लाइंट के, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछें कि नॉर्मली जो ऑडिट किया जाना है वो कौन से ऑडिटर द्वारा बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट अच्छे तरीके से जो है कौन सा ऑडिटर ऑडिट कर पाएगा, तो जवाब होगा आपका जिसने यहाँ पर ऑडिट स्ट्रेटजी भी बनाई है प्रॉपर तरीके से और ऑडिट प्लान भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनाया है। उस ऑडिटर के द्वारा जो यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑडिट को परफॉर्म किया जाएगा। पर क्या हो अगर जो दूसरा ऑडिटर है जिसने ना तो ऑडिट प्लान बनाया ना ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई है, वो यहाँ पर मैनेजमेंट को बोल दे कि मैंने ऑडिट प्लान भी बनाया, ऑडिट स्ट्रेटजी भी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी ऑडिट करने आया हूँ, ठीक है। तो अगर वो ऐसा बोल दे तो आपके पास क्या सबूत रहेगा कि आप उसको जो है प्रूव कर पाएँ, ठीक है। तो मैनेजमेंट तो मांगेगा डॉक्यूमेंट्स बताओ कि यहाँ पर आपने ऑडिट प्लान बनाया है या फिर ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है। तो ऐसे आप उल्टे मतलब ऐसे हवा में जो है बातें नहीं कर सकते, आपको जो है प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके बताना पड़ेगा कि हमने ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई है और ऑडिट प्लान भी बनाया और उसके अकॉर्डिंग हम आपकी ऑडिट करने आए, ठीक। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये टॉपिक जो है डॉक्यूमेंटेशन वाला अपने पास आता है, जिसमें अपन क्या करते हैं जो भी अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी अपन ने बनाई है, ठीक है, उसको और ऑडिट प्लान जो बनाए, डिटेल ऑडिट प्लान जो बनाते हैं उसको जो यहाँ पर मेंशन करते हैं अपने एक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, जिसको अपन डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर को जो है उन चीज़ों को इंक्लूड करने का पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। और जो भी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अपन को चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि चेंज इन सर्कमस्टेंसेस जो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी चेंजेस अगर आपने किए हैं, चेंज ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, तो चेंज अगर आपने किए हैं कुछ भी तो उसको भी आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है डॉक्यूमेंटेशन क्यों किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें अपन इंक्लूड करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ताकि अपने पास एक एविडेंस रहे, आप बता सको किसी भी मैनेजमेंट को, कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर बोल दे कि आपने डॉक्यूमेंट जो है ऑडिट स्ट्रेटजी नहीं बनाई, प्लान नहीं बनाया, तो आप उसको जो है दिखा सको एज अ एविडेंस कि ये देखो ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई प्रॉपर तरीके से, ऑडिट प्लान भी बनाया और उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस थे वो भी इंक्लूड किए हैं हमने ऑडिट प्लान और स्ट्रेटजी में, ठीक है। तो इस तरह से एक एविडेंस होता है अपने पास डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, प्लान जो आपने ऑडिट किया वो उसका नेचर, टाइम और एक्सटेंड किस हद तक अपन गए यहाँ पर रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपन ने कौन कौन से लगाए और उसका रिस्पॉन्स क्या क्या है असेस रिस्क को लेकर, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बता दी जाती है और उसका रिकॉर्ड रखना यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। इसकी अब अपन देखते हैं इसी से रिलेटेड एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का थर्ड वाला पॉइंट, सॉरी ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बोला गया कि CA मैरी वाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कंपनी, वो फील करता है दैट शी वुड इंक्वायर फ्रॉम इन हाउस लीगल काउंसिल ऑफ द कंपनी, जो कि स्टेटस ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन है उसके ऊपर, ठीक है। और ये मैटर्स यहाँ पर अगेंस्ट द कंपनी टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। और आगे बोला जा रहा है कि कंसिडरिंग द अबाउट डिस्क्रिप्शन आर यू एबल टू आइडेंटिफाई सेट प्रोसीजर, मतलब ये जो सेट प्रोसीजर यहाँ पर
किसके द्वारा किया जा रहा है, सीए मैरी के द्वारा। तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? और वेयर दिस आइडेंटिफाई प्रोसीजर आर इंक्लूड इन प्लानिंग इन अकॉर्डिंग विथ ऐसे 300। अब देखिए नॉर्मली क्या किया जा रहा है, सीए मैरी के द्वारा वो इंक्वायर कर रहे हैं मैनेजमेंट से, जो इन हाउस लीगल काउंसिल है उससे, कि जो भी यहाँ पर लिटिगेशन है वो उसके अगेंस्ट है, किसके, मैनेजमेंट के अगेंस्ट है, कंपनी के अगेंस्ट है। और उसमें जो है उन्होंने एसेस किया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जब भी एसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात की जाती है, मैं आपको उस ऐसे पर ही ले चलता हूँ जहाँ पर ये ऐसे 300 में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे 300 से रेफर करा के मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ऐसे 300 निकाल लेते हैं। तो ऐसे 300 में देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट अपन ने देखे थे, एनटीए ऑफ रैप, एनटीए ऑफ वेब और ओएपी अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो पहले पॉइंट में अपन ने क्या देखा था, नेचर, टाइम और एक्सटेंड ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यहाँ पर अपन रिस्क देखते हैं कि कितना असेस कर पा रहे अपन, वो जो यहाँ पर रैप में अपन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है कि रिस्क असेस किया जा रहा था पहले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनटीटी के द्वारा, कि रिस्क असेस ये कौन सा यहाँ पर प्रोसीजर है, ये यहाँ पे एनटीए ऑफ रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो अपन ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। आगे बोला गया वेयर दिस आइडेंटिफाइड प्रोसेस आर इंक्लूड इन प्लानिंग ऑफ इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 300। क्या इसको ऐसे 300 के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया जाता है? तो जी हाँ, ऐसे 300 के अकॉर्डिंग ये इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ते हैं कि सीए शुभमेंदु इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सोशल मीडिया कंपनी, और ड्यू टू चेंज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, इट हैज़ बिकम मैंडेटरी फॉर सच कंपनीज to constitute grievance residential mechanism for user of social media platform of the company। और आगे बोला गया कि फेलियर टू comply with the regulation can potential lead to civil and criminal liabilities against the company। मतलब कंपनी के ऊपर क्या क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ वगैरह आ सकती है अगर वो इन रेगुलेशन को फॉलो नहीं करें, और उनको फॉलो करने से जो यहाँ पर फेलियर हो जाए। इज अबव फैक्टर टू बी कंसिडर बाय द ऑडिटर वाइल फ्रेमिंग ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। कि ये जो फैक्टर्स है, ये जो भी बात की है अपन ने, या इसको कंसिडर किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी, मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम इसको कंसिडर किया जाना आवश्यक है या फिर नहीं किया। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया था, देखिए वो जो 5 पॉइंट अपन ने ऊपर पढ़े थे, तो ये जो 5 पॉइंट अपन ने यहाँ पर देखे थे पेज नंबर 2.13 पे आप देख सकते हो। ये जो 5 पॉइंट देखे थे इसमें अपन ने एक पॉइंट ऊपर भी देखा था, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सी वाले पॉइंट पे अपन ने देखा था कि अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट जो भी होते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज होते हैं अगर लीगल एनवायरनमेंट में जो कि इफेक्ट करते हैं एंटिटी को, तो वो भी जो यहाँ पर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये किस ऐसे के अंदर ही जो यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है जिसमें अपन ने 5 पॉइंट देखे। तो ये किस में आ रहा है, इन एस्टेब्लिशिंग ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, जो कि ऑडिटर को ये पॉइंट कंसिडर करने पड़ते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट बताया गया है, जो बात यहाँ पर पूछी गई है कि फ्रेमिंग ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी के टाइम पर ये ध्यान रखना जरूरी है, तो हाँ ये मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई करके भी बता दिया है कि जब भी ऑडिट स्ट्रेटजी फ्रेम की जाती है उस टाइम आपको ये पॉइंट कंसिडर करके चलने पड़ते हैं। उसमें एक जो यहाँ पर चेंज इन लीगल एनवायरनमेंट भी आपके पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। वो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने, और उसके जो सब पॉइंट यहाँ पर गिवन है उसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखने। इस तरह से केस स्टडी उन पर बन जाती है, जो कि आपके लिए जो है अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको अच्छे से आंसर कर दोगे, नहीं पढ़ा तो जो है आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके बाद जो अपन ने ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई, ऑडिट जो भी उसको, उसके बाद जो प्लान बनाया, उसके बाद जो अपने पास आता है ऑडिट प्रोग्राम वाला टॉपिक, ठीक है। अब ऑडिट प्रोग्राम भी जो आपको डॉक्यूमेंटेशन से कुछ सिमिलर ही लगने वाला है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम में अपन क्या करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम में क्या किया जाता है, देखिए तो सबसे पहले अपन जो भी एग्जामिनेशन करके आए उसकी स्टेप्स जो यहाँ पर लिखी जाती है, मतलब जो भी एग्जामिनेशन आपको करना है, किस किस चीज़ों की आप एग्जामिनेशन करोगे, क्या क्या चीज़ें देखने वाले हो, उन एग्जामिनेशन की जो आपको स्टेप्स लिखनी है। सबसे पहले क्या चेक करना है, फिर उसके बाद क्या चेक करना है, फिर उसके बाद क्या चेक करना है, ये एग्जामिनेशन स्टेप्स जो आपको अपने ऑडिट जो प्रोग्राम है उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। फिर वेरिफिकेशन स्टेप्स होती है, मतलब जो भी आपके बैलेंस शीट में मौजूद है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। एक तरह से चेकिंग की ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो पहले एग्जामिनेशन किया, फिर वेरिफिकेशन किया, फिर टेक्निक्स फॉर फुलफिल द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो आपको एक ऑडिट प्रोग्राम बनाता है, जो कि एक एविडेंस होता है, ये भी एक एविडेंस होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने पूरी ऑडिट, जो भी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी होती है वो आपने बनाई है। साथ ही ऑडिट के अलावा जो ऑडिट प्लान बनाना होता है, डिटेल प्लान, वो भी आपने
पूरा बनाया, ठीक है। तो ये काम अपने क्या करता है, ऑडिट प्रोग्राम करता है। और ऑडिट प्रोग्राम बनाकर जो है किसको दिया जाता है, जो भी अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं उनको दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग वो जो है यहाँ पर जो भी स्टेप्स लिखी गई है उसको फॉलो करते हुए पूरी ऑडिट को कंप्लीट करते हैं। फिर एंड में जाके किसको रिपोर्ट करते हैं, जो भी अपना एंगेजमेंट पार्टनर होता है उसको, मेन जो यहाँ पर लीडर होता है ऑडिट करने वाला। इस तरह से ऑडिट प्रोग्राम का काम होता है। ऑडिट प्रोग्राम हेल्प करता है अपन को जो ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है उनको डायरेक्शन देने में। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, इवॉल्विंग ऑफ वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस। मतलब एक जो ऑडिट प्रोग्राम बना लिया गया, क्या आप सभी बिजनेस पर उसको एप्लीकेबल कर सकते हो। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि सीए फाउंडेशन के आप लेक्चर देखते हुए आ रहे हो, सीए फाउंडेशन के लेक्चर आपके लिए रिलेवेंट है क्या सीए इंटर में भी, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सीए फाउंडेशन में हमने अलग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और सीए इंटर में अपने अलग सब्जेक्ट्स हैं। वैसे ही जो है अलग अलग बिजनेस का भी जो है अलग अलग नेचर होता है, कंपोजिशन होता है, अलग अलग वर्क्स होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पर अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम जो है बनाया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो एक बिजनेस पर जो है यहाँ पर एक ही ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं हो, सभी बिजनेस पर एक ही प्रोग्राम एप्लीकेबल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अलग अलग जो है बिजनेस उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोग्राम जो है बनाया जा सकता है, और ऐसे अलग अलग ही वैसे बनाया जाता है नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप देखो तो, ठीक है। ऑल बिजनेस के अलग अलग सर्कमस्टेंसेज के हिसाब से अलग अलग जो है यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। नेक्स्ट बोला गया कि द असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड, जो भी असिस्टेंट यहाँ पर भेजा जा रहा है उसको ओपन माइंड रखना है, यानी कि जो भी अदर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स या फिर एक्सपर्ट्स है कोई भी है, तो उनको जो है ड्यूरिंग द ऑडिट अपना दिमाग खोल के रखना है, ओपन माइंड रखना है। अब इसको अपन एक टर्म देते हैं, जैसे कि मैंने आपको एसीपी प्रद्युमन का जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, वो क्या करते हैं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है तो वो चीज़ जो यहाँ पर की जाती है वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर की जाती है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में अपन क्या करते हैं, ओपन माइंड रखते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड रखते हैं, और अगर कुछ एरियाज अपन को ऐसे मिलते हैं जहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर अपन उनसे ज़्यादा इंक्वायरीज करते हैं, ठीक है। तो मैटर्स ऐसे जो अपन को पता चलता है जहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर डेफिशिएंसी पाई गई है या फिर इनरिलेवेंट जो यहाँ पर डाउट अपन को होता है, तो उस जगह को अपन जो है क्या करते हैं, सीनियर मैनेजर्स के साथ जो यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, फर्म के साथ जो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऐसी डेफिशिएंसीज क्यों पाई गई है वो चीज़ अपन यहाँ पर पता लगाते हैं। तो एक ऑडिटर का माइंड जो यहाँ पर क्वेश्चनिंग माइंड होता है, जो कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोला जाता है। तो वो अगर ओपन कर रख के चलेगा अपना माइंड, तो वो जो है एक अच्छी तरीके से ऑडिट कर पाने में सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट बोला गया पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, मतलब जो भी ऑडिट प्रोग्राम में चेंज होना है तो उसके लिए जो है एक ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उस ऑडिटर को जो यहाँ पर पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा अपने ऑडिट प्रोग्राम को, कोई चेंज इन सर्कमस्टेंसेज हुआ है नहीं है, तो उस चेंज के हिसाब से जो यहाँ पर उस ऑडिट प्रोग्राम को जो यहाँ पर चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो नया ऑडिट प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया, देखिए ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी कैसे है। तो यूटिलिटी में अपन क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर पीरियोडिकली रिव्यू रहता है, पीरियोडिकल रिव्यू, तो उसको जो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपन ऑडिट प्रोग्राम में, अगर कुछ यहाँ पर चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो ऑडिट प्रोग्राम में अपन ऑडिट प्रोग्राम न केवल जो लिस्ट रहते हैं, टास्क रहते हैं जो कंप्लीट करने पड़ते हैं किसी को, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, तो केवल वहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किस एक्सटेंट तक आपको चेकिंग करनी है, कौन सा सैम्पल प्लान वगैरह किस एरिया में आपको करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको असिस्ट करती है एज अ ऑडिटर, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है सारे इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर गवर्निंग करता है एक ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक क्या क्या अपन ने पढ़ा है, ठीक है। सेलियंट फीचर्स वगैरह जो अपन ने अभी तक देख लिए। अपन पढ़ेंगे 8.4 कंस्ट्रक्शन ऑफ एक ऑडिट प्रोग्राम, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसका। तो ऑडिट प्रोग्राम तो क्या करते हैं नॉर्मली, तो जब भी एक ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इस पैराग्राफ को तो आप इग्नोर कर सकते हो जो अभी अपन आगे पॉइंट पढ़ने वाले। देखिए फर्दर ऑडिट प्रोग्राम के जो अपन को कुछ फॉलोइंग पॉइंट जो यहाँ पर ध्यान में रखने पड़ते हैं। वो जो सबसे पहला पॉइंट है कि अपन को अपने स्कोप या फिर लिमिटेशन में रहना है। जो भी मैनेजमेंट ने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ तक आप चेक कर सकते हो, उसी स्कोप और लिमिटेशन में रहते हुए अपन को ऑडिट करना है। जैसे कि अपन ने ऑडिट में पढ़ा था कि आप जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आपका काम है सिर्फ चेकिंग करना, तो चेकिंग तक ही आप सीमित रहोगे। तो वो चीज़ जो है आप स्कोप और लिमिटेशन में रहते हुए काम करोगे। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, देखिए प्रिपेयर अ रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, मतलब लिखित में जो है वो ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, तभी आप जो है एज अ एविडेंस उसको प्रस्तुत कर सकोगे। थर्ड बोला गया है कि एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस डिराइविंग फ्रॉम नेसेसरी सेटिस्फेक्शन, मतलब ऐसा एविडेंस आपको चुनना है उसमें से
जो कि आपको बेस्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे कि हाँ इससे मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ, इससे जो है मैं यहाँ पर बेस्ट एविडेंस के तौर पर इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ऐसा सेटिस्फेक्शन आपको उस एविडेंस पर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई ओनली दोज स्टेप्स एंड प्रोसीजर जो कि यूज़फुल है आपके वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए, मतलब उन्हीं प्रोसीजर्स या फिर स्टेप्स को अप्लाई करना है जो ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब ऑडिटर के हथियार जिससे वो ऑडिट करता है, और इसके कौन कौन मतलब ये किस किस कैटेगरी में आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो वो ऑडिट प्रोसीजर जो यहाँ पर केवल वेरिफिकेशन पर्पज़ को पूरा करते हैं, ऐसे जो आपको उन वेरिफिकेशन प्रोसीजर को यहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट है कि इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि असिस्टेंट कर रहे हैं आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन में आपके वर्क के, मतलब ऐसे ऑडिट ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखो जो कि सफिशिएंट डिटेल प्रोवाइड करे, साथ ही आपको असिस्ट करे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे आपके प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में। आपको सभी पॉसिबिलिटी जो कि एरर की हो सकती है वो पॉसिबिलिटीज़ कवर करनी है ड्यूरिंग द ऑडिट में, और कोऑर्डिनेट करना है आपको प्रोसीजर जो भी अप्लाई करने वाले आप रिलेटेड आइटम्स मतलब जब आपके बैलेंस शीट के आइटम हो सकते हैं, P&L के आइटम हो सकते हैं, उन सभी प्रोसीजर्स को आपको कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेशन के साथ ही जो है वो सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो सब ने कौन कौन से पॉइंट देखे, स्टे विद इन द लिमिटेशन या फिर स्कोप, मतलब अपनी औकात में रहना है, और प्रिपेयर रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, लिखित में आपको जो है वो सारी चीज़ें लिख के लेनी है। नेक्स्ट है अपन को डिटरमाइन करना है एविडेंस जो कि रीजनेबली अवेलेबल है, साथ ही बेस्ट एविडेंस उसमें से आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो भी एविडेंस है वो तो आप देखो ही, पर उसमें से बेस्ट एविडेंस जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे, बेटर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, वो वाले सबूत आपको उसमें से लेने हैं, अलग करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है ओनली दो स्टेप्स जो कि आपके वेरिफिकेशन पर्पज़ को पूरा करने के लिए यहाँ पर उठाए, मतलब वो जो है यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन पर्पज़ को पूरा कर पाए, वही आपको स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं। आगे बोला गया इंक्लूड ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया, हर एक ऑब्जेक्ट मतलब ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको ध्यान रखते हुए आपको हर एक एरिया को जो यहाँ पर ऑडिट करना है। सारे जो भी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर आती है वहाँ पर उसको जो है हर एक एरर को कंसिडर करते हुए आपको चलना है। फिर लास्ट में जो भी प्रोसीजर हर एक आइटम को रिलेटेड आपने लगाए हो उसको सबको कोऑर्डिनेट करके उन सभी ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कुछ पॉइंट देखे जो कि अभी तक अपन कवर कर चुके हैं ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या फॉलोइंग फैक्टर्स आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपन देखेंगे ऑडिट प्रोग्राम जो कि डिज़ाइन होता है टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि आप कोई चीज़ लिख के लोगे तो आप एज एविडेंस उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, कि हमने ऑडिट प्रोसीजर्स पे लगाया, ऑडिट प्रोग्राम भी बनाया, ऑडिट स्ट्रेटेजी भी बनाई। इस तरह से एक ऑडिट प्रोग्राम उसका सबका सबूत होता है, ठीक है। जैसे कि सबका बदला लेगा तेरा भाई फैजल, वैसे होता है ना, एक डायलॉग है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सबका एविडेंस देगा तेरा भाई ऑडिट प्रोग्राम है, ऐसे आप भी ये बोल सकते। ओपिनियन जो भी यहाँ पर ऑडिटर की रहती है एज ए एविडेंस, वो क्या प्रोवाइड करता है, ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें एंगेजमेंट टीम को जो है बताया जाता है कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। वो सारे डायरेक्शन उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ऑडिटर के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एक्सपर्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वो जो है अपन देखेंगे कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस में। फिर जो है कुछ अजर्शन जो यहाँ पर बनाई जाती है यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा, मैनेजमेंट कुछ अजर्शन देता है, कुछ अजर्शन एक तरह से रिटर्न होती है, रिटर्न एक तरह से लिख के देना कुछ चीज़ के बारे में कि हाँ ये चीज़ सही है, वो चीज़ यहाँ पर असर्शन अपन कहते हैं। असर्शन के बारे में आगे भी जो है अपन चैप्टर 4 है उसमें भी अपन अच्छे से आगे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आते हैं अपने पास ऑडिट एविडेंस जो कि ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं, वो अपन जो है यहाँ पर ज़्यादा ऑडिट एविडेंस जो है ऑब्टेन करेंगे जो कि अपन को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है। ये पूरा जो अभी मैंने आपको बताया ओवरव्यू वो सारा जो यहाँ पर इस पैराग्राफ में इंक्लूड किया गया है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, ऑडिटर को पिकअप करने पड़ते हैं जो भी एविडेंस है जो कि उसको अलग अलग फील्ड से मिलते हैं। तो कौन कौन से एविडेंस वो हो सकते हैं वो उसकी जो यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले बात की गई डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, मतलब ऑडिट जो भी डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, तो वो डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करके वो एविडेंस ले सकता है, बेस्ट एविडेंस। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, खुद जाके चेक कर सकता है। जिसकी इन्वेंट्री की बात करें कि इन्वेंट्री जो बुक्स में दिखाई वो एक्चुअल में है या नहीं है, तो उसके लिए वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेगा। थर्ड है स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, वो कितने ऑफिशियल्स है, एम्प्लॉयज़ है वगैरह, अपन वो एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। फोर्थ है अपने पास स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टीज, कि जो भी स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन है
उसको थर्ड पार्टी से भी कंफर्म किया जाता है, जिसको अपन एक्सटर्नल कंफर्मेशन का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात की गई यहाँ पर। जो कंपनी के अंदर वाले लोग हैं उनसे स्टेटमेंट्स और एक्सप्लेनेशन लेना, और ये जो डी वाली पॉइंट की बात की गई है वो बाहर वाले लोगों से स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन लेने की बात की। फिर अपन देखेंगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है फिर कैलकुलेशन में। तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करेगा एक ऑडिटर। ये पूरे जो पार्ट है वो ऑडिट प्रोसीजर्स की है। आगे जाकर अगर आप ऑडिट प्रोसीजर पढ़ोगे, ठीक है, इसी चैनल पर पढ़ोगे, तो आपको जो है मैं हर एक पॉइंट आउट करके बताऊंगा कि ये पॉइंट अपन ने वहाँ से रिलेट किया था। ठीक है, तो एफ वाला पॉइंट बोला गया स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक्स। इंटरनल कंट्रोल्स नॉर्मली मैनेजमेंट द्वारा लगाए जाते हैं, तो उसके इंटरनल चेक्स जो है कैसे काम कर रहे हैं वो चीज़ें देखी जाती है। क्या जो इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं उसको चेक करके देखा जाएगा। सब्सिडरी और मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, मिनट्स देखे जाएंगे जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसकी। सब्सिक्वेंट एक्शन बाय क्लाइंट एंड अदर, और जो अदर्स है उसके द्वारा क्या सब्सिक्वेंट एक्शन लिया गया उसको लेकर वो चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि कैश इन हैंड है, तो उस जगह अपन क्या करेंगे, ज़्यादा काउंटिंग जो यहाँ पर बेस्ट एविडेंस करने के लिए काउंटिंग वहाँ पर की जाएगी कि ज़्यादा कैश उपलब्ध है, तो उस वहाँ पर काउंटिंग करके चेक की जाएगी कि उतना कैश अवेलेबल है भी या नहीं है। कुछ प्लेज वगैरह किया गया है तो उसका सर्टिफिकेट देखेंगे। ये पूरा अपन क्या देख रहे हैं, एक तरह से जो ऐसे एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं अपन, जो ऑडिटर को एक तरह से सेटिस्फेक्शन दे, मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे के लिए। जैसे कि कैश इन हैंड वाला एग्जांपल ले लिया अपन ने, प्लेज के लिए अपन सर्टिफिकेट देख लेंगे, सर्टिफिकेट है या नहीं है। ठीक है, कोई एसेट प्लेज किए तो, इन्वेस्टमेंट प्लेज किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और कुछ भी बुक डेब्ट्स वगैरह हुए हैं तो उसकी इनवॉइस देखेंगे, उसके डेबिट नोट्स देखेंगे, क्रेडिट नोट्स देखेंगे, मंथली स्टेटमेंट देखेंगे कि उसका हाल कैसा चल रहा था जब जाके वो बैड डेब्ट्स हुआ। ठीक है, तो वो ये पूरा सेटिस्फेक्शन अपन को ऑब्टेन करना है ड्यूरिंग द ऑडिट, और इन्हीं को जो है अपन अदर्शंस में जाकर आगे जाकर कवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पैराग्राफ भी आप एक बार रीड कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें वो नहीं है, मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया ना आपको, उसमें पूरा यहाँ पर डिटेल अवेलेबल हो जाती है। अपन देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जो ऑडिट प्रोग्राम अपन ने बनाया है उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला पॉइंट बोला गया कि इट प्रोवाइड असिस्टेंट कैरी आउट द ऑडिट वर्क, और टोटल क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है किसको, और जो भी ऑडिट मेंबर्स हैं उनको, मतलब एक तरह से कौन कौन से काम आपको करना है, किस किस डायरेक्शन में आपको जाना है, और कितना जो है काम करना है, वो सारी चीज़ें असिस्टेंट कर दी जाती है एक ऑडिट प्रोग्राम में। क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में वो सारे स्टेप्स लिखे जाते हैं कि कितनी चेकिंग करनी है, सैम्पल चेकिंग करनी है नहीं करनी, उसमें किस एरिया में आपको ज़्यादा ध्यान देना, किस एरिया में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये चीज़ें उसमें ऑडिट प्रोग्राम में अपन लिख लेते हैं। इसके बाद जो बी वाला पॉइंट बोला गया, इट इज़ एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर मेजर ऑडिट्स टू प्रोवाइड टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट टू बी परफॉर्म। और एक ऑडिट प्रोग्राम में जो है जब अपन सारी चीज़ें लिख देंगे कि ये चीज़ें करनी, तो एक टोटल पर्सपेक्टिव अपन को मिल जाएगा कि ये चीज़ें ऑडिट में परफॉर्म होनी। ठीक है, तो एक टोटल पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड करता है एक ऑडिट प्रोग्राम। और सी वाला पॉइंट में बोला गया कि सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स जॉब्स बेसिस ऑन देयर कैपेबिलिटीज़, मतलब अगर कोई ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखता है तो उसको जो है उसी के हिसाब से अपन काम देंगे जहाँ पर ज़्यादा मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो वो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट वो अपन जो है डिसाइड कर लेते हैं उसी में, जो अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है उसमें। उसके बाद डी, विदाउट ए रिटर्न प्री डिटरमाइंड ऑडिट प्रोग्राम वर्क इज नेसेसरी टू बी कैरिड आउट बेसिस ऑन सम मेंटल प्लान, और इन सच इन अ सिचुएशन देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ इग्नोरिंग ओवरलुकिंग द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। मतलब अगर आप एक प्री डिटरमाइंड ऑडिट प्रोग्राम अपन ने नहीं बनाया और अपन चेकिंग करने जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कुछ मटेरियल आइटम को अपन जो है एक ओवरलुक करके, यानी कि सिर्फ देख कर ही आगे बढ़ जाए, उसमें अपन को ज़्यादा चेकिंग करनी थी पर अपन ओवरलुक करके उसको आगे बढ़ गए। ये चीज़ें जो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती है अगर आप एक ऑडिट प्रोग्राम बनाकर चलते हो। ई पॉइंट वो लगे कि द असिस्टेंट बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर ऑडिट प्रोग्राम, मतलब उस पर सिग्नेचर किया जाता है ऑडिट प्रोग्राम पर, एक्सेप्ट किया जाता है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क कैरिड आउट बाय इंडिविजुअली, इफ नेसेसरी वर्क डन ट्रेस बैक टू द असिस्टेंट। मतलब जो किया जाता है कि जो ऑडिट प्रोग्राम में सबसे पहले जो असिस्टेंट है, मेन जो काम करने वाला है, ठीक है, उसके द्वारा उसके सिग्नेचर पाए जाते हैं उस पर ऑडिट प्रोग्राम पे, और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने काम की। देखो एफ वाले पॉइंट पे क्या बोला गया है, द प्रिंसिपल कौन होता है नॉर्मली, जो सिग्नेचर करता है ऑडिट प्रोग्राम पे, मतलब ऑडिट प्रोग्राम जिसके द्वारा देखा जा रहा है, जिसके द्वारा बनाया जाता है, मतलब सभी को ध्यान में रखते हुए, तो वो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है
प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट इन हैंड बाय एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, मतलब ऑडिट प्रोग्राम को देख कर उसको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या क्या काम किया जा रहा है और वो काम जो है प्रॉपरली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और अगर कोई काम में जो नेग्लिजेंस पाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो जो यहाँ पर वो ऑडिट आगे जाकर उनको गाइडेंस भी जो है प्रोवाइड करता है। तो अब जी वाले पॉइंट में अपन देखेंगे, इट्स सर एज अ गाइड फॉर ऑडिट टू कैरी आउट इन सक्सीडिंग ईयर्स, मतलब आने वाले सालों में जब भी ऑडिट उसी कंपनी की सेम कंपनी की जानी है तो वो ऑडिट प्रोग्राम एज अ हेल्प जो यहाँ पर अपन ले सकते हैं, एक ऑडिटर ले सकता है ड्यूरिंग द ऑडिट कि अपन ने पहले ये प्रोसीजर्स किए थे, इसी जगह डेफिशिएंसीज पाई गई थी, तो एक बार इसको जो है आपको वापस से चेक कर लेना है कि इधर कोई डेफिशिएंसी वापस से है या नहीं है, ठीक है। एज अ गाइड फॉर ऑडिट जो यहाँ पर सर्व होता है एज अ जो ऑडिट प्रोग्राम है वो। उसके बाद एच पॉइंट में बोला गया कि प्रॉपरली जो ड्रोन अप ऑडिट प्रोग्राम होता है सर्व एज एविडेंस इन इवेंट ऑफ एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस जो कि ब्रॉड की गई अगेंस्ट द ऑडिटर, मतलब ऑडिटर के अगेंस्ट कोई भी ऐसी बात की गई जिसमें उसको लगता है कि जो ऑडिट प्रोग्राम है उसने, मतलब ऑडिट प्रोग्राम में उसने सॉरी ऑडिटर के द्वारा जो भी डेफिशिएंसी अगर कोई बताता है कि ऑडिटर ने ये काम गलत किया है तो ऑडिट एविडेंस को एज ए एविडेंस, ऑडिट प्रोग्राम को एज ए एविडेंस वो जो यहाँ पर बता सकता है कि ये देखिए पूरा काम जो यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से किया है और हर एक काम को जो अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया है, तो एज ए एविडेंस जो यहाँ पर वो सबूत के तौर पर जो उसको दिखा सकता है ऑडिट प्रोग्राम को, ठीक है, अगर कोई भी अगेंस्ट सिचुएशन आती है ऑडिटर के, ठीक है। तो ये कुछ अपन ने पॉइंट्स देख लिए एच तक के पॉइंट। एच तक के पॉइंट पे अपन ने क्या देखे हैं कि एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं अपने पास, अब अपन डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें के पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ चीज़ों के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी जो यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम की होती है। तो ऑडिट प्रोग्राम जब भी बनाया जाता है तो वो काम जो यहाँ पर मैकेनिकल और पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम जो है, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्या रहती है उसमें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अपन को दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन को काम करना है, तो एक मैकेनिज्म यहाँ पर बन जाता है कि अपन को अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो उसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो अगर ऐसा रहेगा तो अगर कोई सिचुएशन में चेंज आएगा तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर पाएंगे, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म हुआ और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हुए उसमें, तो उसको चेंज करना भी चाहो तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन जिनको दी जा रहे हैं उनके लिए। और द प्रोग्राम टेंड्स टू बी रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, मतलब कई बार जो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो कई बार रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब अगर आप चेंज करना चाहो और उससे पूरे ऑडिट प्रोग्राम में जो यहाँ पर चेंज आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको इग्नोर कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो वो जो है उस टाइम जो यहाँ पर रिजिड और इनफ्लेक्सिबल बन जाता है, ठीक है। और चेंज इन द यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया, चेंज इन स्टाफ और इंटरनल कंट्रोल रेंडर प्रिकॉशन नेसेसरी एट पॉइंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ जो कि ओरिजिनली डिसाइड किए गए थे उस सी पॉइंट में बोला गया कि इन एफिशिएंट असिस्टेंट में टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, मतलब जो भी इन एफिशिएंट असिस्टेंट है जिसको ऑडिट के लिए रखा गया है, अगर वो इन एफिशिएंट है तो वो ऑडिट प्रोग्राम के बिहाइंड में पीछे जाकर जो है छुप सकते हैं कि उनकी इन एफिशिएंसी नहीं दिखाई देगी उस ऑडिट प्रोग्राम के जरिए, और वो अपना काम करते रहेंगे चाहे से उनमें कमियां हो, ठीक है, उस वो गलत काम करे चाहे से, तो वो ऑडिट प्रोग्राम के पीछे छुप सकते हैं और जो है उसके बीच में जो है उनकी एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी जो यहाँ पर दिखाई नहीं जाएगी, ठीक है। आगे बोला गया है डी पॉइंट में कि द हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम मे किल द इनिशिएटिव एंड एफिशिएंटी एंटरप्राइज असिस्टेंट, मतलब जो असिस्टेंट होते हैं जिनमें कुछ इनिशिएटिव नया करने की जो यहाँ पर दिमाग होता है उसको भी जो ये किल कर सकता है जो ऑडिट प्रोग्राम है, क्योंकि उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अपन को पहले ही दे दिए जाते हैं, ये काम आपको करना है, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। तो अगर ऐसा किया जाता है तो उनका इनिशिएटिव जो नई चीज़ें वो सोच रहे हैं वो जो यहाँ पर बताएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो वहाँ पर इनिशिएटिव का जो यहाँ पर किल हो जाएगा या फिर इनिशिएटिव जो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, उनका एफिशिएंट वर्क जो यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं जो कि ऑडिट प्रोग्राम के ड्यूरिंग आते हैं, इसी के बेसिस पर जो है एक इसके बाद जो है आपका टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 आपको दिया हुआ है, बोला है कि रोहित नाम से जो है अंडर गोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अपनी इन पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट, जो कि कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स में, ठीक है, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विथ ऑडिट प्रोग्राम पर्टेनिंग टू सेल्स, तो एक ऑडिट प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि सेल्स से रिलेट करता है, और इट लिस्ट्स आउट वेरीज आउट आइटम टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय हिम इंक्लूडिंग इनवॉइस, मतलब उसमें जो है
बोला गया है कि कुछ आइटम्स आपको चेक करने हैं, वेरिफिकेशन करना है इनवॉइसेस का, रेट लिस्ट का, पोस्टिंग इन डेटर्स अकाउंट्स का, करेक्शंस ऑफ इनवॉइस का, ईवे बिल्स का, और बेसिक जो है सैम्पल चेकिंग आपको करनी है। और ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन उसने क्या नोटिस किया कि मैनी ई वे बिल्स जो कि कैंसिल हुए हैं विद इन 24 आवर्स, जो कि जनरेट हुए थे इन द मंथ ऑफ मार्च, मतलब मार्च के मंथ में जो है कुछ इनवॉइस जनरेट हुए थे और वो 24 आवर्स के अंदर जो है कैंसिल कर दिए गए थे। और उसके बारे में देर इज़ नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन ऑडिट प्रोग्राम, मतलब उसमें कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं था कि इस जो भी प्रॉब्लम आई है यहाँ पर कि 24 आवर्स में वो कैंसिल हो रहे थे ई वे बिल्स, के बारे में कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं था। ठीक है, तो अब ये जो बोला गया है कि ही कीप्स मम, ठीक है, ही कीप्स मम का मतलब होता है यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं बताया, वो चुपचाप रहता है। और अब बोला गया, आपसे पूछा गया कि इज़ द एटीट्यूड ऑफ रोहित वो प्रॉपर है या नहीं है। तो अपन ने देखा था कि जब भी ऑडिट प्रोग्राम में कोई चेंजेस आते हैं, कोई अपन को ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो कि डेफिशिएंसी शो कर रही है, मटेरियल स्टेटमेंट शो कर सकती है, तो उस चीज़ को जो है ऑडिट प्रोग्राम में जो है कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि चेंजेस को जो इंक्लूड करते हैं अपन ऑडिट प्रोग्राम में, तो अगर कोई चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर किसको बताया जाता है, मैनेजमेंट को बताया जाता है, जो अपने एंगेजमेंट टीम पार्टनर्स है उसको बताया जाता है। इस तरह से वो चीज़ जो यहाँ पर बताई जाती है अपने पार्टनर्स के साथ या अपने ऑडिटर्स के साथ जो है डिस्कस की जाती है। ठीक है, वो चीज़ आपको अपने आंसर में इंक्लूड करनी है। इस तरह से कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर सैम्पल का, इसका ऑडिट प्रोग्राम का, जो कि पर्टेनिंग टू सेल्स है, कि वो सेल्स की ऑडिट करने जा रहा था, सॉरी सेल्स की चेकिंग करने जा रहा था। तो यहाँ पर सेल्स का जो है एक परफॉर्मेंस दिया हुआ है कि क्या क्या सेल्स में चेक करना है। तो वाउच करना उनको फुल फ्यू सेल्स फ्राम कॉपीज अवेलेबल इन रिकॉर्ड्स ऑफ कंसर्न। ठीक है, कितना एक्सटेंड उन्होंने चेकिंग किया है बेसिस ऑफ सैम्पल, अगर उन्होंने सैम्पल लिया है, सैम्पलिंग की है, तो वो सैम्पल उन्होंने उसका बेसिस क्या है। ठीक है, वो वर्क जो है उन्होंने डन कर लिया है, किसके द्वारा किया गया वो चीज़ यहाँ पर लिखी जाए। तो इस तरह और भी जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं रिलेटेड टू इनवॉइस, तो इस तरह से ये पर्टिकुलर इनवॉइस का आपको परफॉर्मा दिया हुआ है, इनवॉइस नहीं सॉरी, जो ऑडिट प्रोग्राम है उसका आपका परफॉर्मा दिया हुआ है। उसके बाद जो केस स्टडी, जो लास्ट केस स्टडी है बोला गया है, फॉर एन एसोसिएट एक सोल प्रोप्राइटरी फर्म है ऑफ सिमरन कौर, और ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी, जो कि एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में। और इसको जो फर्स्ट बार जो यहाँ पर ऑडिट दी गई है, बोला गया है कि शी इज़ फैक्ट चेकिंग अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ प्रमोटर। आगे बोला गया है फैक्ट चेक ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ प्रमोटर ऑफ द कंपनी एंड की मैनेजरियल पर्सन, और मैटर ऑफ सच जो कॉम्पिटेंस है टू ऑफ स्टाफ टू परफॉर्म द एंगेजमेंट आर ऑल्सो कंसिडर बाय हर। द अपॉइंटमेंट इज सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड बाय हर। शी इज ऑल्सो taking into account number and locations of branches of the company, required schedule जो शेड्यूल थर्ड रहता है कंपनीज एक्ट का, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड टाइम बाय विच ऑडिट हैज़ बीन completed कीपिंग इन व्यू ऑफ स्टैचुरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी टाइम में ऑडिट को कंप्लीट करना है उसने वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। इनिशियली शी हैड थॉट दैट इट प्रॉपर टू इंक्वायर की एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज इन प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स एंड प्लान फॉर द सेम, मतलब उसको स्टार्टिंग में उसने सोचा कि हर एक चीज़ के बारे में उसको इंक्वायर करना चाहिए, किससे, कैम्पी से या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, जो कि जिसके लिए उसको प्लान किया जाना है। और शी हैड ऑल्सो प्लान टू विजिट 3 प्लांट्स ऑफ द कंपनी, मतलब उसने जो 3 प्लांट्स जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर भी जाने की सोची है उसने। और द पर्पज़ ऑफ प्लान जो उसने प्लान किया है, पर्पज़ क्या है उसका, इंक्वायरी एंड विजिट टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इसका पर्पज़ उसने बताया कि मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने चाहती हूँ। बोला गया कि अ डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय हर ऑफिस, जो इस बात को आपको ध्यान रखनी है कि डिटेल जो इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो प्रिपेयर किया गया बाय हर ऑफिस। इट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू असिस्टेंट इन द एंगेजमेंट टीम, जो मेन व्यक्ति होता है एंगेजमेंट टीम में, उस असिस्टेंट को यहाँ पर ये प्रोवाइड दे दिया जाता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड डिटेल ऑफ एक्सटेंड ऑफ चेकिंग, तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला पेज दिया गया है उसमें बताया गया कि आपको कहाँ तक उसको चेक करना है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर आपको लगाने हैं, रिलेटिंग टू परचेज, सेल्स, आइटम ऑफ इनकम्स, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। आगे बोला ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अबव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इट हैज़ बीन ब्रॉट टू हर नोटिस कि कंपनी इज प्रोड्यूसिंग substantial quantities of scrap generation during the manufacturing process,
उसे ये पता चला कि कंपनी जो है स्क्रैप जनरेशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करी। सब्सिक्वेंटली जो है उन्होंने क्या किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्क्रैप निकलता है उसके बारे में कोई भी यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। और हाउएवर नो इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन गिवन टू द एंगेजमेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको बता दिया कि जो स्क्रैप जनरेट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरी केस स्टडी समझ में आ चुकी होगी। इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए, वो एक एक क्वेश्चन अपन आंसर करेंगे। एक चीज़ मैं आपको जो नोटिस कराना चाहूँगा, देखिए ये जो स्टार मैंने यहाँ पर लगवाया, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है प्रिपेयर किया गया है बाय हर ऑफिस। तो मैनेजमेंट की जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाना होता है वो किसकी लाइबिलिटी होती है यहाँ पर, ऑडिटर की। पर यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया है, उसके ऑफिस के द्वारा। ये तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में बोला गया, पूछा गया कि ऑडिटर इन फैक्ट चेकिंग अबाउट द प्रमोटर्स एंड KMP, ही इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग कॉम्पिटेंस ऑफ स्टाफ टू परफॉर्म एंगेजमेंट। और वो क्या करना चाहिए ऐसा बताना है। तो जब भी अपन देखते हैं कि अपने कितने लोग हैं, प्रमोटर्स हैं, उनकी कंपिटेंस अपन चेक करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में कवर होती हैं, अपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में। ठीक है, कौन कौन से स्टाफ से फैक्ट चेक वगैरह करना प्रमोटर्स का, KMP का, जो कि अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, कंसिडरिंग ऑफ नंबर्स, लोकेशन ऑफ ब्रांच, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक्सपेक्टेड टाइम जो कि कंप्लीशन ज़्यादा अपन वो करना है, और रिलेवेंट फैक्टर जो कि प्रिलिमिनरी है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किससे रिलेट करा है, सीधा से पूछना चाह रहा है। तो ये जो यहाँ पर बात की जा रही है ये कब की है, जब उसने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। और ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद अपन किस पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले अपन एस्टेब्लिश करते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो इसमें एक ब्रॉड ओवरव्यू यहाँ पर अपन को मिल रहा है। ठीक है, लोकेशन ऑफ ब्रांच, रिक्वायरमेंट कितनी कितनी, उसको एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, ये चीज़ अपन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते समय ही ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट पूछा गया कि टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान इंक्वायरीज एंड विजिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। तो प्लान इंक्वायरीज एंड विजिट्स जो कि फॉलो करता है ऑडिट स्ट्रेटेजी में, तो ऑडिट को प्लान करना ऑडिट स्ट्रेटेजी में फॉलो करता है, क्या ये सही है। बी में बोला गया प्लान इंक्वायरी एंड विजिट्स आर प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फॉल इन द फील्ड ऑफ ऑडिट प्लान। तो इसने बताया कि ऑडिट प्लान में वो फॉलो कर जाता है और वो जो है पार्ट होता है किसका, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। सी में बोला गया कि जो सेट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो रिलेट ही नहीं करता आपके ऑडिट प्लानिंग से, नॉट रिलेटेड टू ऑडिट प्लानिंग। और डी में बोला गया प्लान इंक्वायरी एंड विजिट्स फॉल इन द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। देखिए जब भी आपने इंक्वायरीज वगैरह विजिट्स वगैरह उसको चेक करना क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है, वो अपन ने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट जो ऑडिट प्लान अपन ने देखा था, ऑडिट प्लान जब भी बनाया जाता है NTE ऑफ रैप, NTE ऑफ ऐप और अदर ऑडिट प्रोसीजर, ये अपन ने पढ़ा था ऑडिट प्लान में। ठीक है, तो ये चीज़ें इंक्वायर करना, वहाँ पर विजिट करना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट होता है और वो फॉलो करता है किसमें, ऑडिट प्लान में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ में अपन देखेंगे व्हाट इज द डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू असिस्टेंट इन एंगेजमेंट टीम, जो कि किस नाम से जाना जाता है। तो कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये एक लिखित फॉर्म में दिया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको अपन बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। तो कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि रिटर्न फॉर्म में दिया जा रहा है, लिखित फॉर्म में दिया जा रहा है, जो कि असिस्टेंट करता है किनको, जो असिस्टेंट्स होते हैं, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स होते हैं, उनको असिस्टेंट करने वाले यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम में होता है। इसकी इंस्ट्रक्शन से ही वो अपने काम को पूरा करते हैं। फिफ्थ में अपन देखेंगे द इश्यू ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप हैज़ बीन ओवरलुक इन डिटेल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू एंगेजमेंट टीम, व्हाट शुड बी प्रॉपर इन कोर्स ऑफ एक्शन बाय CA सिमरन कौर। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने इसका, एक बार देख लेते हैं आगे कुछ है या नहीं है। हाँ, तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका रीज़न सहित आपको आंसर देना है। आंसर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बी है, पर इसका रीज़न भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। तो इस तरह से अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और आपको पता ही अपन जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो एक ही वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आगे जाके, जैसे अपने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे एक ही वीडियो में आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि बैक क्वेश्चन आप एक साथ उनको देख पाओ। ठीक है, तो इस तरह से अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। होप्स आपको समझ में भी आया होगा। कुछ अगर कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, कुछ समझ में नहीं आया वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर से बताइएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और नोट्स अगर आपको चाहिए मैं आपको बता दूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर आप चैनल को, जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। पर फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए, फ्री लेक्चर्स जो है अपने इस चैनल पर चल रहे हैं, हर चैप्टर से रिलेटेड आप
और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।